डार्विनवाद का यह एक नया रूप और रंग हमारे सामने आया है। मित्रों, बाजार की बात हूँ, यह कबीर और गालिब का बाजार नहीं है, एक किस्म का बाजार, बड़ा मायावी, जिसने कोठी और कोठ के फर्क को हटाया है। भाग्य से हमारे देश की मीडिया इस बाजारवाद से प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि जब जब लोकतंत्र पर हमला हुआ है, मीडिया ने लोकतंत्र विरोधी टाला किया है। लेकिन कुछ दशकों में चेहरा बदला है। सरोकार साध सज्ज दोनों स्तरों पर, जब टेक्नोलॉजी का विकास इतना नहीं हुआ था, तब कम पूंजी से अखबार या अपना देख पन्ने साक्षी कई अखबार पत्रिकाएं अधिक शुरू चली हुई थी, पर अब कब से प्रकाशन का काम हो या प्रसारण का काम अब संभव नहीं रह गया है। जब से व्यावसायिक घरानों ने मीडिया के क्षेत्र में प्रवेश किया है, पत्रकारिता व्यवसाय बनी है। मामला यह है, जिनके पास सरोकार नहीं है और जिनके सरोकार है उनके पास पूंजी नहीं है। आज देश के मीडिया का बड़ा हिस्सा बाजार, जिनका खबरों को, कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाना नहीं है बल्कि बेचना है। मित्रों, पहुंचाने और बेचने में फर्क है। चीजों को जनता तक पहुंचाने के लिए जनता की भावनाओं को समझना पड़ता है, जबकि भावनाओं को या चीजों को बेचने के लिए यह बुनियादी फर्क शोषण करना दोनों चीजों में। बिना सरोकार के चीजें बेची जा सकती हैं, चीजें पहुंचाई नहीं जा सकती। चीजों को पहुंचाना इंसान की औकात बताता है, और जबकि चीजों को बेचना बाजार की औकात बताता है। सरोकार की भाषा में दोनों अलग अलग चीजें हैं कि बाजारवाद के प्रभाव में मीडिया पहुंचाने और बेचने के फर्क को जानबूझकर अनदेखी की है। मीडिया के साथ एक निश्चय जुड़ा है प्रायोजक, स्पॉन्सर। प्रायोजक यानी पूंजी निवेशक। पूंजी और मीडिया की आपसदारी नीति पैदा कर कि आज है जो उसे जा रहा है। आदमी सुनने को बाध्य, जो उसे सुनाया को बाध्य किया है, जो उसे जा रहा है। अखबारों से लेकर प्रायोजक, जिनका संबंध जनता और जमहूरियत से बल्कि सत्य है। सत्य है मीडिया के तरीका बन रही है। इस तरह मीडिया अनेक चुनौतियां, पर सूत्रों में है तो जनक बात, पूरे देश में सूचना तंत्र का एक नेटवर्क फैला हुआ है। सूचना तंत्र है जिस आम आदमी के दिलो दिमाग को एक खास सांचे में ढालने के लिए किया। दूसरी चिंताजनक बात यह है मित्रों, इस समय मीडिया कर चैनलों पर होने वाले संवाद इस कदर आक्रामक होते जा रहे हैं कि स्वस्थ और गंभीर बहस की संभावना सिमटती जा रही है। और तीसरी सबसे चिंताजनक बात यह है कि जो चेतनशील, सरोकार संपन्न, प्रतिबद्ध लेखक, पत्रकार, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता, सार्वजनिक टिप्पणी अकेले जाने या गलत समझे जाने या अपनी सोच के लिए प्रताड़ित किए जाने के भय से लगभग चुप हैं। इस चुप्पी ने एक तरह से सेल्फ सेंसरशिप का खतरा पैदा कर दिया है। लेकिन मित्रों, सुखद बात यह है कि मीडिया का एक छोटा सा हिस्सा सेल्फ सेंसरशिप से बाहर निकलकर जनता के सवालों को उठाने का साहस कर रहा है। मीडिया के इस वर्ग के लिए पत्रकारिता सिर्फ कैरियर नहीं है बल्कि एक कमिटमेंट है। मीडिया का यह छोटा सा हिस्सा सत्ता के पास नहीं, जनता के पास जाने के लिए बेचैन है। तो है धूमिल, जिन्होंने लिखा, जिनकी पंक्ति है, स्वाद लोहार से मत पूछो, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। मित्रों,
लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक मूल्यों में, लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास रखने वाली प्रतिबद्ध मीडिया की जिम्मेदारी है कि यह उन लोगों की आवाज बने जिनकी जुबान पर लगाम लगाने की बर्बर कार्रवाई लगातार हो रही है। धन्यवाद मित्रों। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। बड़े विस्तार से आपने बहुत ही अच्छी और बारीक चीजों की ओर इशारा किया है। विषय का विस्तार इतना व्यापक है, इतना गहरा है कि सचमुच इस पर बात करने की जरूरत है। ये आज के दौर की ज्वलंत मांग है कि इस विषय पर चर्चा की जाए। मीडिया लोकतंत्र की ध्वजा है और इस ध्वजा का दायित्व है समाज को आगे ले आना, पर आज की मीडिया की इस ध्वजा का रंग पल पल क्षण क्षण अदलने बदलने लगा है। यह रंग क्या हो जाता है, ऐसा रंग क्यों हो जाता है, ये सारे प्रश्न आज हमारे बीच जितने शोधार्थी हैं, जितने श्रोता हैं, जितने प्रतिभागी हैं, उन सब के अंदर खौल रहा है और सारे व्याकुल हो रहे हैं। आम जनता तक व्याकुल हो रही है कि ये मीडिया अपना रंग समय समय पर क्यों बदल रही है और इस मीडिया का असली रंग क्या है, क्या होना चाहिए इसका रंग, इस ध्वजा का रंग क्या होना चाहिए। ये सारे प्रश्न, ये सारी खदबदाहट, ये सारी बेचैनी, आम लोगों के सारे रुदन आज मैं प्रधान सर को सौंपते हुए उनको आमंत्रित करती हूं कि सर आइए और आज के चुनौतियों के संदर्भ में मीडिया के सरोकार के विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिए और इन शोधार्थियों को, प्रतिभागियों को और हम प्राध्यापकों को अपनी बातों से संतुष्ट कीजिए। सर मैं बहुत आदर से आपको आमंत्रित कर रही हूं, आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी। क्या मेरी आवाज सबको साफ सुनाई पड़ रही है? सुनाई पड़ रही है जी जी, एकदम साफ है सर। बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। मैं सबसे पहले करीम सिटी कॉलेज के प्रति बहुत बहुत आभार जताना चाहूंगा कि उन्होंने हमें एक मौका दिया आपसे बात करने का। मेरी भी बचपन की पढ़ाई लिखाई इंटरमीडिएट तक झारखंड में ही हुई है और इसलिए झारखंड के साथ और खास करके रांची, जमशेदपुर और हजारीबाग, इन तीनों जगहों के साथ मेरा बहुत करीबी रिश्ता रहा है। और करीम सिटी कॉलेज का नाम हम सब लोग जब मैं छात्र था, विद्यार्थी था, उस जमाने से ही सुन रहे हैं। तो मुझे आप सबके बीच में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खास करके धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर रियाज, जिन्होंने जो आपके प्रिंसिपल हैं, सुभाष चंद्र गुप्ता जी का, संध्या जी का, नेहा तिवारी हैं आपके यहाँ, उनसे मेरा पुराना परिचय है, और डॉक्टर सैफुल्लाह अंसारी साहब का, और इस चर्चा में शामिल सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा ख्याल है कि मेरा काम बहुत आसान कर दिया है सुभाष चंद्र गुप्ता जी ने। उन्होंने जो पृष्ठभूमि रखी है मीडिया के बारे में, उसके बाद कहने को कुछ बच नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने बुनियादी बातें कह दी हैं मीडिया के बारे में। लेकिन चूंकि आपने मुझे बुलाया है तो मुझे आपके सामने कुछ मुद्दे उठाने जरूरी हैं, खास करके जब आपने आज का विषय ये रखा है कि वर्तमान की चुनौतियां क्या हैं और उन चुनौतियों के मुकाबले मीडिया की भूमिका कैसी है और वो क्या हो रहा है। मैं समझता हूं कि अगर ये क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग साहित्य के विद्यार्थी भी हैं, साहित्य के अध्यापक हैं और साहित्य में आपकी रुचि है, तो मैं साहित्य और मीडिया के रिश्ते से ही शुरू करना चाहूंगा। सर हमारे पास मीडिया के भी बहुत बच्चे हैं, मास कॉम के भी बहुत स्टूडेंट हैं, शोधार्थी हैं, प्राध्यापक गण हैं, मुझे मालूम है। लेकिन मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि मीडिया और साहित्य में कोई बहुत बुनियादी फर्क नहीं है और दोनों के सरोकार, दोनों की जिम्मेदारियां एक तरह से समाज के प्रति हैं, और जिसको हम मीडिया में भी कहते हैं कि मीडिया की एक सामाजिक जवाबदेही, सामाजिक जिम्मेदारी है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो मीडिया के सरोकारों के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो मीडिया के सरोकार साहित्य के सरोकार से अलग नहीं है। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, आप लोगों ने सुना होगा, मीडिया के बारे में अक्सर कहा जाता है, अखबारों के बारे में अक्सर कहा जाता है
और जो खास करके न्यूज मीडिया है, जिसको हम समाचार मीडिया कहते हैं, समाचार मीडिया के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये एक जल्दी में लिखा हुआ इतिहास है। तो एक तरह से मीडिया भी व्यापक तौर पर जो समाज विज्ञान है, जो मानविकी है, उसका ही हिस्सा है, एक अनुशासन के रूप में, एक डिसिप्लिन के रूप में। और जब हम आज विद्यार्थियों और अध्यापकों और शोधकर्ताओं के बीच बात कर रहे हैं, तो मैं आपके सामने कुछ बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं। आप सब लोगों ने मार्केज का नाम सुना होगा, बहुत बड़े साहित्यकार थे, लेकिन जीवन भर उन्होंने एक पत्रकार के रूप में काम किया। और मार्केज ने बहुत दिलचस्प तरीके से लिखा है कि एक पत्रकार की भूमिका क्या होनी चाहिए, पत्रकारिता की भूमिका क्या होनी चाहिए। वो मार्केज खुद मानते थे कि दुनिया का जो सबसे बेहतरीन पेशा है वो पत्रकारिता है। तो आज जब हम मीडिया की बात कर रहे हैं, मीडिया में बहुत सारे और भी माध्यम हैं, सिनेमा भी है, टेलीविजन भी है, जिसको हम मनोरंजन के माध्यम कहते हैं। आज उनके बारे में मैं थोड़ा कम बात करूंगा। मैं मुख्य तौर पर बात करूंगा समाचार मीडिया के बारे में, यानी अखबारों के बारे में जो समाचार छापते हैं या विचार छापते हैं, उन पत्रिकाओं के बारे में, टेलीविजन न्यूज चैनलों के बारे में, और डिजिटल न्यूज साइट्स के बारे में, जो नए माध्यम हैं उनके बारे में। तो जो मार्केज कहा करते थे कि एक पत्रकार की भूमिका क्या होनी चाहिए, और उन्होंने ये कहा था कि एक पत्रकार की भूमिका या पत्रकारिता की भूमिका एक मच्छर की तरह होनी चाहिए, जो मच्छर हमेशा सत्ता के कान में भिनभिनाता रहे, उसको तंग करता रहे, उसको परेशान करता रहे। अब मैं ये समझता हूं कि अगर मीडिया की भूमिका आज के संदर्भों में देखें, आज के सरोकारों में बात करें, तो आज मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए। पहली बात यह है कि माना यह जाता है कि मीडिया की जो सबसे बड़ी और प्राथमिक सामाजिक जिम्मेदारी है वो लोगों तक सच्चाई पहुंचाना, लोगों तक जानकारी पहुंचाना। और सच्चाई क्यों पहुंचाया जाना चाहिए? सच्चाई इसलिए पहुंचाया जाना चाहिए, सत्य तक पहुंचना और लोगों के लिए सच को जानना क्यों जरूरी, ये बात को हमको समझना पड़ेगा। इस बात को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप ये ध्यान रखिए कि सच्चाई एक तरह से हमको मुक्त करती है, सच्चाई हमको ताकत देती है, हमको एम्पावर करती है। सच्चाई हमें, या सच को जानना, तथ्यों को जानना, हमें फैसले लेने में, चाहे हम जो भी बड़े फैसले करते हैं जीवन में, रोजाना हम बहुत सारे फैसले करते हैं, वहां से लेकर के जीवन के और जो बड़े फैसले हैं, राष्ट्र के बारे में जो फैसले हैं, वो सारे फैसले अगर सच्चाई पर टिके हुए नहीं है, सच से जुड़े हुए नहीं है, तो हम निश्चित तौर पर गलत फैसले करते हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में यह माना जाता है कि मीडिया की जो प्राथमिक जिम्मेदारी है, उसका जो पहला ऑब्लिगेशन वो है लोगों को सच बताना। यही उसका सबसे बड़ा सरोकार है। खास करके हम अगर ये देखें कि सच को जानना हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। कई बार हमें लगता है कि रोटी, कपड़ा, मकान हमारे लिए पर्याप्त है, लेकिन आप अगर बारीकी से देखिए, कई बार आपको लगेगा कि जितना रोटी, कपड़ा, मकान जरूरी है, क्या उतना ही सच को जानना भी जरूरी है? मैं समझता हूं कि ये उतना ही जरूरी है। हमारा जीवन नहीं चल सकता, हमारा राष्ट्र नहीं चल सकता, हमारा समाज नहीं चल सकता अगर हमको सच पता नहीं। आप छोटे छोटे फैसले देखिए, इन दिनों कोरोना के बारे में बहुत चर्चा चल रही है। अगर आपको सही जानकारी न हो, उसके बारे में तथ्यपूर्ण जानकारी न हो, तो आप गलत फैसले करेंगे, गलत दवाई लेंगे, उसके बारे में आपको के अंदर डर पैदा होगा, आप पैनिक होंगे, आप में घबराहट होगी, और जो गलत फैसले करेंगे उसमें आपकी जान भी जा सकती है। इसी तरह से जब आप सरकारें चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, उसके बारे में अगर आपको सच्चाई पता नहीं है, राजनीतिक दलों के बारे में सच्चाई नहीं पता है, सरकारें कैसा काम कर रही है उसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आप गलत फैसला करेंगे, और उसके कारण पूरी डेमोक्रेसी, जो आपका लोकतंत्र है, वो संकट में पड़ सकता है, खतरे में पड़ सकता है। आप गलत नेता चुन सकते हैं, आप गलत सरकार चुन सकते हैं, जो पूरे देश के लिए खतरनाक हो सकती है, पूरे समाज के लिए खतरनाक हो सकती है। तो इसलिए सच जानना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो मीडिया की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अब मैं इस सिलसिले में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं कि आज के संदर्भों में सच को जानना क्यों जरूरी है। अब जैसे देखिए, इन दिनों जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है और जो प्रसंग है, वो है कोरोना का, कोविड का। इस दौर में हमारे पास सच्चाई का होना बहुत जरूरी है।
लेकिन आप भी पढ़ रहे होंगे इन दिनों न सिर्फ एक तरह से महामारी आई हुई है, कोरोना की जो महामारी है वो पूरी दुनिया में लाखों लोग उससे प्रभावित हुए हैं, करीब 5 लाख के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद हकीकत यह है कि इन्हीं दिनों पूरी दुनिया भर में और भारत में खास करके व्हाट्सएप के जरिए, कई बार मुख्य धारा के मीडिया के जरिए भी गलत जानकारियां लोगों तक पहुंचाई जा रही, सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक गलत जानकारियां पहुंचाई जा रही, और उसके कारण जिसको कई संस्थाओं ने यह कहा है कि एक तरह का इंफोडेमिक पैदा हो गया है, यानी कि एक तरह से सूचनाओं की महामारी है जिसमें गलत जानकारियां, झूठी जानकारियां, फेक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाया जा रहा है, और उसके कारण लोगों की जान खतरे में पड़ रही है। इसी दौर में एक और प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए, और आज ये प्रश्न और भी ज्यादा हमारे जीवन से जुड़ जाता है। आज देखिए, अगर मीडिया की सामाजिक जिम्मेदारी की हम बात करें तो मीडिया के बारे में ये कहा जाता है कि मीडिया की भूमिका ये है कि मीडिया रंजीत कुमार जी, आप अपनी आवाज बंद रखिए। मैं एक तरह से इस बारे में आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए, आज के समय में आज लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती आज के समय में लोगों के सामने यह है कि कोरोना के बाद के हालात में जो पूरे देश के अंदर जो परिस्थितियां उभर रही हैं, उसमें सरकार क्या कर रही है, सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाने वाली या मुहैया कराई जाने वाली सुविधाएं क्या हैं, आपकी स्वास्थ्य सेवा की क्या स्थिति है, इन सब के बारे में आपको एक क्रिटिकल जानकारी देना, क्योंकि जानकारी आपके जीवन के लिए जरूरी है, समाज के लिए जरूरी है। मीडिया के बारे में माना जाता है कि मीडिया बेजुबानों की आवाज है, वॉइस ऑफ वॉइसलेस। लेकिन एक बात याद रखिए, दुनिया में कोई बेजुबान नहीं है। मैं इस बात को नहीं मानता कि कोई बेजुबान है, सबके पास जुबान है। जुबान हम सबके पास है, जो गरीब से गरीब आदमी है, जो कमजोर से कमजोर आदमी है, जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़े हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, उन सबके पास आवाज है। लेकिन क्या हम उन आवाजों को सुन पा रहे हैं? क्या हमारी मीडिया में उनकी आवाजें आ रही हैं? एक बहुत बड़े नाटककार हुए हैं, क्योंकि आप सब लोग साहित्य के भी विद्यार्थी हैं मीडिया के साथ साथ, तो उनका नाम था आर्थर मिलर। आर्थर मिलर ने एक अच्छे अखबार की क्या परिभाषा है, उस परिभाषा के बारे में बताते हुए कहा था कि अ गुड न्यूज़पेपर आई सपोज नेशन टॉकिंग टू इटसेल्फ। एक अच्छा अखबार वो है जिसमें देश खुद से बातें करता हुआ सुनाई दे। अब आप सब लोग अखबारें पढ़ते हैं, अखबार क्या आज के जो हमारे अखबार हैं, क्या उसमें हमारा देश सुनाई पड़ता है? क्या हमारे देश की उसमें आवाज सुनाई पड़ती है? क्या हमारे समाज के जो सबसे कमजोर तबके हैं, गरीब हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, महिलाएं हैं, क्या उनकी आवाज सुनाई पड़ती है? उसी अनुपात में सुनाई पड़ती है जिस अनुपात में वो समाज में है? मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर आप राष्ट्रीय अखबारों को उठाएं और अगर देश का अगर भारत के नक्शे को अगर आप देखें और उसको पूरब और पश्चिम में दो हिस्सों में अगर बांटें, तो आप पाएंगे कि जो पूरब का हिस्सा है, जिस प्रांत से आप आते हैं, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, पूरा जो हमारा पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनकी कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ती। अभी पिछले दिनों मुंबई में अगर थोड़ी सी ज्यादा बारिश हो जाए तो आपको सारे टेलीविजन चैनलों पर, अखबारों में 24/7 कवरेज दिखाई पड़ने लगी। लेकिन बंगाल में, कोलकाता में, उड़ीसा में इतना बड़ा समुद्री तूफान आया, चक्रवात आया, जिसमें इतना भारी नुकसान हुआ, उसको भारत के राष्ट्रीय मीडिया में कितना कवरेज मिला, कितनी जगह मिली, कितने इस तरह की खबरें उसमें आई। आज देश के आप राष्ट्रीय चैनलों को उठा करके देखिए, राष्ट्रीय अखबारों को उठा करके देखिए, आप पाएंगे कि उसमें कोरोना के बाद भी जो सबसे ज्यादा खबरें, जानकारियां, लोगों की समस्याएं, उनको हॉस्पिटल में, अस्पताल में बेड न मिल पाना, उनकी जांच न हो पाना, स्वास्थ्य सुविधाओं का नाकाफी होना, ये सारी खबरें कहां से आ रही हैं? दिल्ली से आ रही हैं, मुंबई से आ रही हैं, अहमदाबाद से आ रही हैं, बैंगलोर से आ रही हैं।
लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, पूरे पूर्वोत्तर भारत में क्या हो रहा है, ये किसी को पता नहीं। मीडिया लोगों को बता नहीं रहा है, लोगों को सच्चाई लोगों तक पहुंच नहीं रही है। और अगर सच्चाई जब नहीं पहुंचती है तो क्या नुकसान होता है? जब अखबार सच नहीं बोलते हैं, टेलीविजन चैनल सच नहीं बोलते हैं, आप पाएंगे कि आज टेलीविजन चैनलों पर जो सबसे ज्यादा समय है वो हिंदू मुसलमान के नाम पर जो झगड़े हैं, जो मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़े हैं, जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई है, उस तरह की लड़ाइयों को, उस तरह के जो मैं मानता हूं कि नकली मुद्दों को जितनी ज्यादा तरजीह दी जाती है, जितने ज्यादा उसको स्पेस दिया जाता है, जितना ज्यादा उस पर एक तरह से शोर मचाया जाता है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस लिहाज से अगर आपको हम देखें तो इन दिनों एक 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 बड़ा जो प्रश्न उठ करके आ रहा है वो ये है कि क्या हमारे मीडिया में जिस तरह की चीजों को दिखाया जा रहा है उससे भारत में हम सब लोगों को क्या नुकसान हो रहा है। आप सब लोगों ने अमर्त्य सेन का नाम सुना होगा। अमर्त्य सेन की जो मुख्य शोध है, वो शोध है, उन्होंने भारत और चीन में जो अकाल पड़े उन अकालों का अध्ययन किया है। और उन अकालों के अध्ययन के जरिए उनका ये निष्कर्ष है कि भारत में जो अकाल पड़ा उसमें कम लोगों की मौत हुई और चीन में जो अकाल पड़ा उसमें ज्यादा लोगों की मौत हुई। और उसमें एक बड़ा डिफाइनिंग फैक्टर ये था कि भारत में जो मीडिया था वो स्वतंत्र था, और वो स्वतंत्र मीडिया होने के कारण लोगों तक जो जो मुद्दे थे, जो अकाल का जो संकट था उसके बारे में भारी रिपोर्टिंग हुई, और उस रिपोर्टिंग के कारण ही सरकार पर दबाव पड़ा और सरकार को लोगों तक मदद पहुंचानी पड़ी। चीन में चूंकि मीडिया फ्री नहीं है इसलिए वहां पर लोगों को जानकारी नहीं मिली और लाखों लोगों की मौत हो गई। तो एक स्वतंत्र मीडिया का होना, एक सच्चाई लोगों तक पहुंचना, और जब मीडिया इस तरह के मुद्दे उठाता है तो सरकारों पर दबाव पड़ता है, और जब सरकारों पर दबाव पड़ता है तो उनको फैसले करने पड़ते हैं, उनको उनको निर्णय करने पड़ते हैं और लोगों तक मदद पहुंचानी पड़ती है। मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहता हूं कि इस समय के जो हालात हैं आपने देखे होंगे, इन दिनों एक जो बहुत बड़ा संकट उभर करके आया, आप सब लोगों की निगाह गई होगी क्योंकि आप झारखंड में बैठे हैं इसलिए आपका इस संकट से गहरा नाता भी है। जब ये लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के तुरंत बाद पूरे देश के अंदर बड़े पैमाने पर, बड़े बड़े शहरों से, दिल्ली से, मुंबई से, अहमदाबाद से, सूरत से, बैंगलोर से, बड़े पैमाने पर जो प्रवासी मजदूर हैं अपने गांवों की तरफ, अपने घरों की तरफ, झारखंड हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश हो, उनकी तरफ लौटने लगे। और वो चूंकि लॉकडाउन था इसलिए वो पैदल ही लौटने लगे, और इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर दिखाई पड़ने लगे, और वो सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर पैदल चल करके अपने गांव जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे। और किसी को इसका अंदाजा नहीं था, किसी को अंदाजा नहीं था, सरकार को अंदाजा नहीं था, जो हमारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अंदाजा नहीं था। और सिर्फ यही नहीं, आप सबसे बड़ी आप बात देखें, जो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी इस प्रसंग में, वो ये थी कि हमारे मीडिया को भी पता नहीं था कि हमारे शहरों के अंदर इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर रहते हैं। वो भी, उनकी भी एक समस्या है, जिनको हम कहते हैं वो हमारी नजरों से ओझल कर दिए गए थे, इनविजिबल बना दिए गए थे। और मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग इस सिलसिले में सुनाऊंगा, क्योंकि महामारियां जब भी आती हैं तो महामारियां हमारे इंसान के अंदर, मनुष्यता के अंदर, मनुष्यों के अंदर उनका सबसे बेहतर भी सामने लाती हैं और उनका सबसे बदतर भी सामने लाती हैं। इस महामारी के दौरान भी ये हमें दिखाई पड़ा, इस महामारी के दौरान भी हमें ये दिखाई पड़ा कि क्योंकि इससे पहले भी जो महामारियां आई हैं, चाहे 1918-19 के दौरान स्पेनिश फ्लू हो, या उससे पहले 1895 से 97 के बीच का प्लेग हो, या 1850 के आसपास का हैजा हो, दुनिया भर में इस तरह की महामारियां आती रही हैं, लाखों लोगों की मौत हुई है। हर महामारी में कुछ बेहतर सामने आता है, मनुष्यता का जो सबसे बेहतरीन है वो उभर करके आता है कई बार, और कई बार उसका सबसे बदतर भी उभर के आता है।
इस बार भी भारत में दिखाई पड़ा, हमने देखा, दुनिया के और देशों में भी दिखाई पड़ रहा है कि हमने इस महामारी के लिए अपने बीच से ही किसी खास धर्म को जिम्मेदार ठहराना शुरू किया, किसी खास समुदाय को जिम्मेदार ठहराना शुरू किया। ये हमारा एक बदतर रूप था। हमने इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की, और इसमें सबसे दुर्भाग्य की बात है कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इसमें शामिल था, जो इस बात को एक तरह से गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके इस रूप में पेश कर रहा था जैसे इस पूरी आप महामारी के लिए एक समुदाय जिम्मेदार है, या एक समुदाय से जुड़े हुए लोग जिम्मेदार हैं, या एक धर्म से जुड़े हुए लोग जिम्मेदार हैं, या ये कहने की कोशिश की जा रही थी कि ये इस एक देश के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। सच्चाई ये है कि महामारी किसी कोई सीमा नहीं मानती, किसी बॉर्डर को नहीं मानती, किसी धर्म की सीमा को नहीं मानती, किसी समुदाय की सीमा को नहीं मानती। लेकिन हमारे मीडिया ने जिस तरह से इसको पेश किया, और दुनिया भर के मीडिया ने जिस तरह से पेश किया, मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं और याद भी दिलाना चाहता हूं कि मीडिया की भूमिका ऐसे समयों पर लोगों को सच्चाई पहुंचाना है, लोगों को सही जानकारी देना है, लोगों को एक तरह से उनके अंदर जो घबराहट है उस घबराहट में उनको सांत्वना देना है, उनको उनकी समस्याओं को सामने लाना है, सरकारों पर दबाव बनाना है कि ताकि सरकारों पर दबाव बने ताकि लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। अब जैसे प्रवासी मजदूरों की मैं बात कर रहा था, प्रवासी मजदूरों के मुद्दे को अब आप देखिए कि ये हमारे मीडिया की कितनी बड़ी विडंबना है। हमारे जो मीडिया के विद्यार्थी हैं उन सब लोगों को भी हम कहना चाहते हैं, आप जमशेदपुर में हैं, जमशेदपुर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है। मैं एक मोटे अनुमान के तौर पर कह रहा हूं, आप सब लोग एक अगर शोध करना चाहें तो एक कर सकते हैं। आप जमशेदपुर से निकलने वाले जितने अखबार हैं, या रांची से निकलने वाले जो अखबार हैं, उन अखबारों का एक महीने का, किसी भी महीने का, आप चाहें तो कोविड से पहले जनवरी फरवरी के आसपास का, या पिछले साल के किसी एक महीने का, एक महीने के अखबार उठाएं और उनकी एक कंटेंट एनालिसिस करें कि आपका जो शहर एक तरह से इंडस्ट्रियल टाउन है, इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में बना है, वहां पर जहां हजारों लाखों मजदूर काम करते हैं, चाहे वो फॉर्मल सेक्टर में हो, इनफॉर्मल सेक्टर में हो, जिस शहर में इतने सारे मजदूर काम करते हैं, आपके अखबारों में, जो आपके शहर के अखबार हैं या जो रांची से छपने वाले अखबार हैं, जो झारखंड के अखबार हैं, उन अखबारों में मजदूरों के सवालों को, मुद्दों को, उनकी समस्याओं को, उनकी जिंदगी को, उनके रोजाना की जिंदगी को कितनी जगह मिलती है। मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं कि दिल्ली के, मुंबई के जो बड़े और जो सो कॉल्ड राष्ट्रीय अखबार हैं, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो द हिंदुस्तान टाइम्स हो, और इस तरह के जितने बड़े अंग्रेजी के अखबार हैं, हिंदी के अखबार हैं, उसमें मजदूरों से जुड़ी हुई खबरों का जो कुल परसेंटेज है, जो रोजाना अखबार में जो चीजें छपती हैं, उसका कुल परसेंटेज का 2% भी मजदूरों के जीवन से जुड़ी हुई खबरों के बारे में नहीं छपता, मजदूरों की जिंदगी के बारे में नहीं छपता, उनकी समस्याओं के बारे में नहीं छपता। जिस दिल्ली में 50 लाख से ज्यादा मजदूर हैं, जो चाहे वो डेली वेजर्स हों, चाहे छोटे मोटे काम करने वाले लोग हों, चाहे ठेला लगाने वाले लोग हों, चाहे फैक्ट्रियों में, छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हों, उनकी जिंदगी के बारे में हमारे अखबारों में, टेलीविजन चैनलों में कोई खबर नहीं चलती। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। हमारे देश के सभी बड़े अखबारों में और टेलीविजन चैनलों में, जिसको हम बीट कहते हैं, हर अखबार में बीट के कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, रिपोर्टर होते हैं, जैसे क्राइम बीट है, स्पोर्ट्स बीट है, पॉलिटिकल बीट है। उस तरह से देश के सभी बड़े अखबारों में, ज्यादातर में, मतलब 99% अखबारों में और टेलीविजन चैनलों में लेबर बीट कवर करने वाला या श्रम बीट कवर करने वाला रिपोर्टर नहीं है, कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं है, उनको नहीं रखा गया है। ठीक उसी तरह से जैसे एग्रीकल्चर कवर करने वाले नहीं हैं, आदिवासी और दलित लोगों को कवर करने वाले लोग नहीं हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट को कवर करने वाले लोग नहीं हैं। आप जैसे देखिए, झारखंड इतना बड़ा राज्य है, मिनरल रिच राज्य है, जहां इतने सारे खनिज हैं इस देश की जो बहुत बड़ी प्राकृतिक संपदा है वो झारखंड में है। लेकिन देश के जो सो कॉल्ड राष्ट्रीय अखबार हैं और टेलीविजन चैनल हैं, आप जितने भी देश के बड़े अखबार और चैनल हैं, आप
उनके बारे में पता करिए कि उनके कितने के कॉरेस्पॉन्डेंट या ब्यूरो रांची में है या जमशेदपुर में है, उनके रिपोर्टर कितने हैं, कितनी खबरें उन इन जगहों के बारे में छपती हैं राष्ट्रीय अखबारों में। ये एक तरह से हम जिसको कहते हैं कि अगर मीडिया बेजुबानों की आवाज है, ये लोगों की आवाज को उठाता है, और या जैसा आर्थर मिलर ने कहा कि अ गुड न्यूज़पेपर नेशन टॉकिंग टू इटसेल्फ, क्या हमारे अखबारों में सचमुच में हमारा देश झलकता है? क्या हमारे देश के 98% लोग दिखाई पड़ते हैं? क्या 98% लोगों की समस्याएं दिखाई पड़ती हैं? मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और जो अमर्त्य सेन ने अपने शोध के जरिए बात सामने लाई थी कि अगर दुनिया में और किसी देश में डेमोक्रेसी के अंदर मीडिया की जो सबसे बड़ी भूमिका है वो सच्चाई को सामने लाना, लोगों की समस्याओं को सामने लाना, ताकि एक तरह से उस पर सरकारों पर उसको उसको लेकर के राहत देने का, उसके बचाव करने का तरीका निकाला जा सके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मीडिया की भूमिका एक तरह से एफ्लिक्ट द कंफर्टेबल एंड कंफर्ट द एफ्लिक्टेड, यानी जो लोग बहुत आराम से रहने वाले ताकतवर लोग हैं, सत्ता की गलियारों में रहते हैं, उनको चोट पहुंचाना, और जो लोग चोट खाए हुए लोग हैं उनको आराम देना, उनको राहत देना, ये काम है मीडिया का। ये बहुत बड़े आ, 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 शिकागो में अमेरिका में एक जाने माने पत्रकार थे, उन्होंने ये कहा था कि कंफर्ट द एफ्लिक्टेड एंड एफ्लिक्ट द कंफर्टेबल। लेकिन आज हमारा मीडिया क्या कर रहा है? आज जो भारत का मीडिया और जो मीडिया का बड़ा हिस्सा है, जिसके बारे में डॉक्टर सुभाष चंद्र गुप्ता ने कहा और बिल्कुल ठीक कहा, कि आज का जो मीडिया है वो बड़ी पूंजी का मीडिया हो गया, वो बाजार का मीडिया हो गया है, और वो मीडिया इस देश के 90% लोगों की जरूरतों, उनकी समस्याओं से उसका कोई सरोकार नहीं रह गया। उनको ये लगता है ये डाउन मार्केट है। असल में आपको एक मीडिया के अर्थशास्त्र को समझना पड़ेगा, उसकी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसको समझना पड़ेगा। बहुत जाने माने पत्रकार हैं, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा पी साईनाथ का। पी साईनाथ कहते हैं कि जो भारत के मुख्य धारा का मीडिया है, यानी जो बड़ा कॉरपोरेट मीडिया है, बड़ी पूंजी से चलने वाला मीडिया है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनके जो पूंजी का ढांचा है, जिसमें जितनी बड़ी पूंजी लगी हुई है, और जितनी बड़ी पूंजी लगी हुई है उतना ही बड़ा जोखिम और दांव लगा हुआ है। तो उनका ये कहना है कि उनका जो स्ट्रक्चरल मॉडल है वो देयर इज अ स्ट्रक्चरल कंपल्सन टू लाई। ये कहना है पी साईनाथ का कि हमारा जो मुख्य धारा का मीडिया है उसके ढांचे में ही एक तरह से कंपल्सन है, दबाव है कि उसको झूठ बोलना है, उसको सच्चाई नहीं बताना है, क्योंकि वो सच्चाई बताएगा तो लोग एक तरह से सरकारों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, लोग जागरूक होंगे, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे। तो अब क्या हो रहा है कि मीडिया क्या करता है, जिसकी तरफ इशारा किया सुभाष जी ने, मैं उसको एक बार थोड़ा और स्पष्ट करना चाहता हूँ। मीडिया की भूमिका जो, और मैं जब मीडिया की बात कर रहा हूं तो इस समय मुख्य धारा की मीडिया की बात कर रहा हूं, जो कॉर्पोरेट मीडिया है, जो बड़े अखबार हैं, जो बड़े टेलीविजन चैनल हैं, बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, वो क्या करते हैं? वो दरअसल उनके पीछे उनका जो बिजनेस का मॉडल है, वो बिजनेस मॉडल इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा एडवर्टाइजिंग ले आते हैं। वो बेसिकली उनका बिजनेस मॉडल एडवर्टाइजिंग पर यानी विज्ञापनों पर टिका है। जितना ज्यादा विज्ञापन से पैसा आता है उससे ही उनका मुनाफा बनता है। अब विज्ञापन दाता कौन है? विज्ञापन दाता इस देश की बड़ी कंपनियां हैं, जो फ्रिज बनाती हैं, कार बनाती हैं, एयर कूलर बनाती हैं, एयर कंडीशनर बनाती हैं, और तमाम तरह के उपभोग के सामान बनाती हैं। अब ये जो विज्ञापन दाता है उनका क्या हित है? कोई विज्ञापन दाता किसी अखबार में अगर विज्ञापन देता है, किसी टीवी चैनल में विज्ञापन देता है, तो वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदें, ज्यादा से ज्यादा उपभोग करें, कंजम्पशन करें। तो एक तरह से मीडिया की ये कोशिश रहती है, क्योंकि उनके विज्ञापन दाता चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा उपभोग करें, तो वो हमें एक तरह से उपभोक्ता बना रहा है। उपभोक्ता बनाना, ज्यादा से ज्यादा हम चीजें खरीदें, कर्ज लेकर के भी खरीदें, ज्यादा से ज्यादा चीजों को उपभोग करें। एक तरह से वो कोशिश ये करता है कि हम हमारे इर्द गिर्द एक इस तरह का माहौल बनाए कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कंज्यूम करें। तो एक तरह से उपभोक्ता, हम सब लोग, आप जैसा कि जानते हैं कि उपभोक्ता, हम सब लोग उपभोक्ता हैं,
लेकिन हम उपभोक्ता होने के साथ साथ नागरिक भी हैं। और उपभोक्ता और नागरिक में कई बार लगेगा कि हम सब नागरिक हैं, हम सब उपभोक्ता हैं, दोनों में फर्क क्या है? पर दोनों में फर्क है। मैं वो फर्क स्पष्ट करना चाहता हूं। उपभोक्ता और नागरिक में एक बुनियादी फर्क यह है कि जो नागरिक है किसी राष्ट्र का, वो नागरिक अपना सिर्फ अपने अधिकारों के बारे में, जो उसको संविधान ने अधिकार दिए हैं, उन संविधान से प्राप्त अधिकार के प्रति चिंतित होता है, उसको 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 लेकर के सतर्क रहता है, बल्कि उसकी कुछ ड्यूटीज भी हैं, उसके कुछ सरोकार भी हैं। हर नागरिक का एक सरोकार होता है। अगर मैं एक नागरिक की तरह सोचूंगा तो मैं ये सोचूंगा कि अगर मैं एक नया कार खरीदता हूं तो नए कार से खरीदने से दिल्ली में ट्रैफिक और बढ़ेगा, प्रदूषण और बढ़ेगा, पेट्रोल का खर्च बढ़ेगा, इससे हमारे अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ेगा। तो मुझे कार नहीं खरीदनी चाहिए, मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलना चाहिए। मुझे लगेगा कि जो गैर जरूरी उपभोग की चीजें हैं मुझे नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे हमारे जो हम प्लास्टिक के सामान और बहुत सारी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, उसका नुकसान हमारे समाज को होगा। हम इन चिंताओं से, इन सरोकारों के आधार पर एक नागरिक के बतौर, हो सकता है हम बहुत सारी चीजों का उपभोग न करें, या हमारा जो व्यवहार है वो बिल्कुल अलग किस्म का होगा। लेकिन अगर हम उपभोक्ता की तरह सोचेंगे, मैं अगर एक उपभोक्ता की तरह सोचने लगूं, तो मैं ये सोचूंगा कि मेरे घर में एक छोटी कार है तो वो बड़ी कार क्यों ना हो जाए। अगर मेरे पास एक छोटा एयर कंडीशनर है तो वो बड़ा एयर कंडीशनर क्यों ना हो जाए। अगर एक छोटी टीवी है तो वो प्लाज्मा टीवी हम क्यों ना खरीद लें। तो एक तरह से एक उपभोक्ता के अंदर ये भाव पैदा करना कि वो लगातार कंजम्पशन करे, लगातार उपभोग करे। मीडिया हमको उपभोक्ता बनाता है, वो हमें नागरिक बनाने की कोशिश नहीं करता। नागरिक अगर हम बनेंगे तो हम अपने नागरिक सरोकारों से संचालित होंगे, समाज के बारे में सोचेंगे। हम जो भी उपभोग करते हैं उसका समाज पर क्या असर पड़ेगा, देश पर क्या असर पड़ेगा, पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में हम चिंतित होंगे। लेकिन अगर उपभोक्ता के बारे में सोचेंगे तो हम अपने ऊपर हमको क्या फायदा होगा उसके बारे में सोचेंगे। और मीडिया दरअसल हमें उपभोक्ता बनाता है, वो हमें नागरिक नहीं बना रहा है, हमें नागरिक सरोकारों से लैस नहीं कर रहा है। हमें उपभोक्ता बनाने के लिए वो क्या करता है, उपभोक्ता बनाने के लिए वो हमें, जिसको वो कहते हैं फील गुड फैक्टर पैदा करना। फील गुड फैक्टर का मतलब ये आपने बहुत सुना होगा, पिछले 15 साल से बहुत सारे नेता भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फील गुड फैक्टर का मतलब ये होता है कि आपके अंदर ऐसी भावना पैदा करना कि चारों तरफ सब कुछ अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप, ताकि ये बहुत सारे शोध हुए हैं इस बारे में जो बताते हैं कि हम कोई नया सामान, कोई नई चीज तभी खरीदते हैं जब हम फील गुड मूड में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, देश में अच्छा चल रहा है, समाज में अच्छा चल रहा है, देश बहुत तरक्की कर रहा है, देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार 8% चल रही है, हम जल्दी ही 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, हम दुनिया में हमारा प्रभुत्व बढ़ रहा है, देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है, भारत में मेक इन इंडिया हो रहा है। तो जब इस तरह का माहौल बनता है, जब इस तरह की चीजें चलने लगती हैं, अखबार के पहले पन्ने पर इस तरह की खबरें छपने लगती हैं जिसमें सिर्फ आपको, जिसको वो गुड न्यूज कहते हैं, जो फील गुड न्यूज कहते हैं, उस तरह की खबरें जब चलने लगती हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि हमको लगता है कि देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो नई चीजें खरीदो, नया उपभोग करो, नई कार खरीद लो, नया डिओडोरेंट खरीद लो। लेकिन अगर आपको अखबारों में ये पता चलने लगे कि इस देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इस देश के बड़े हिस्से में किसानों की हालत बहुत खराब है, मजदूरों की हालत बहुत खराब है, गरीबी के हालात बहुत बुरे हो गए हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, अगर इस तरह की खबरें अखबारों में छपने लगे, टेलीविजन चैनलों पर दिखाई देने लगे, तो हमारे अंदर एक नागरिक सरोकार पैदा होगा, सरकार पर दबाव पैदा होगा। शायद हम सोचेंगे कि हमारे कार खरीदने से ये समस्याएं दूर नहीं होंगी, एक नया टेलीविजन चैनल खरीदने से समस्याएं दूर नहीं होगी। हमारे को अगर ये पता चलने लगे कि हमारे अधिक उपभोग करने से समाज को, पर्यावरण को क्या नुकसान पड़ रहा है, इस ये हमारे उपभोग को रोक सकता है। और तब, या हम एक जिम्मेदार नागरिक की तरह उपभोग करेंगे जो बहुत जरूरी चीजें हैं। जैसे पिछले लॉकडाउन के अंदर आप सब लोगों ने फील किया होगा कि हमारा जीवन बहुत सारी गैर जरूरी चीजों के बिना चल सकता है। जैसे आप सब लोगों ने लॉकडाउन के दौरान, जब मार्केट आप नहीं जा रहे थे, शॉपिंग मॉल नहीं जा रहे हैं, तो आप बहुत कम चीजों में भी आपका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है।
आप कल्पना करिए कि अगर यही हालात स्थायी तौर पर हो जाएं, तो बहुत सारी जो विज्ञापन दाता कंपनियां हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो एक तरह से वो हमें उपभोक्ता बनाते हैं। मीडिया का काम हमें उपभोक्ता बनाना है। जो मुख्य धारा का कॉर्पोरेट मीडिया है वो हमें उपभोक्ता बना रहा है, हमें नागरिक नहीं बता रहा है। हमें नागरिक के रूप में हमारी नागरिक चेतना को नहीं उन्नत कर रहा है। हमें हमारे अंदर जो एक क्रिटिकल थिंकिंग पैदा की जानी चाहिए, एक आलोचनात्मक समझ पैदा करना मीडिया का बहुत बड़ा काम है, वो नहीं किया जा रहा है। लोगों को न्याय के प्रति जागरूक बनाना उसका काम होना चाहिए, वो नहीं कर रहा है। और इस देश के 90% लोगों की समस्याओं को नहीं उठा रहा है। और इसका नतीजा क्या हो रहा है? इसका नतीजा ये हो रहा है कि आज हम ये देख रहे हैं कि देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनके बारे में राष्ट्रीय स्तर पर कोई चर्चा ही नहीं होती। एक तरह का जिसको हम कह दें कि अगर मान लीजिए भविष्य का, जैसे मैंने कहा था कि अगर मीडिया को कुछ लोग कहते हैं कि वो एक तरह से लोकतंत्र का चौथा खंभा है और मीडिया में जो कुछ भी छपता है, दिखाया जाता है, वो जल्दी में लिखा हुआ इतिहास। एक मिनट के लिए अगर ये मान लें, तो अगर आज से समझिए कि 50 साल बाद अगर कोई इतिहासकार या इतिहास का विद्यार्थी आज के समय के बारे में अगर वो शोध करना शुरू करेगा और आज के अखबारों को उठा करके उस समय आज के भारत में क्या चल रहा था, आज से 50 साल बाद अगर वो शोध कर रहा होगा, तो आज के भारत में क्या चल रहा था, अगर वो अखबारों को देखेगा, टेलीविजन चैनलों के पुराने बुलेटिन्स को निकाल के देखेगा, तो उसको क्या लगेगा? वो किस निष्कर्ष पर पहुंचेगा? उसको लगेगा कि 2020 में भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो सबसे बड़ी समस्या थी मंदिर का बनाया जाना। भारत की सबसे बड़ी समस्या थी भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव, रोज भारत और पाकिस्तान के बीच का झगड़ा, ये भारत की सबसे बड़ी समस्या थी। उसको ये पता चलेगा कि भारत की जो सबसे बड़ी समस्याएं थी, उन समस्याओं में उस दौर में, मतलब आज के भारत में गरीबी कोई समस्या नहीं थी, बेरोजगारी कोई समस्या नहीं थी, महंगाई कोई समस्या नहीं थी, विस्थापन कोई समस्या नहीं थी, विकास के सवाल कोई समस्या नहीं थे, आदिवासियों की कोई समस्या नहीं थी, दलितों की कोई समस्या नहीं थी, महिलाओं की कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि इन सवालों पर अखबारों में और टेलीविजन चैनलों में रिपोर्टिंग बिल्कुल नहीं होगी। उसे ये भी नहीं शायद पता चलेगा कि उस समय देश के बड़े हिस्से में क्या हो रहा था। जैसा आपने सबने देखा होगा, जब मजदूर लाखों की संख्या में निकल करके शहरों से चलने लगे, तो मीडिया में बहुत एक तरह से हैरानी थी कि ये लोग कहां से आ गए। अरे वो इसलिए आ गए क्योंकि आपने उनको इनविजिबल बना रखा था, क्योंकि आपने उनको अदृश्य बना रखा था, हमारे मानस पटल से हटा रखा था। तो ये जो हालात हैं आज के समय में, तो मैं ये समझता हूं कि जो मीडिया आज का हमारा मीडिया है, वो 3-4 चीजों के बारे में हमें सोचने की जरूरत है कि वो हमें नागरिक नहीं उपभोक्ता बना रहा है। दूसरा, जो पी साईनाथ ने कहा कि आज का जो मीडिया है, खास करके कॉर्पोरेट मीडिया, उसका स्ट्रक्चरल कंपल्सन है, मजबूरी है कि वो झूठ बोले, क्योंकि उसमें बड़ी पूंजी इतने बड़े पैमाने पर लगी हुई है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में और सरकार के बारे में अगर वो सच बोलने लगे तो उसको नुकसान उठाना पड़ेगा, उसको उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, इसलिए वो सच्चाई बोलने को तैयार नहीं है। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि उसमें जो जिन लोगों की आवाज उठनी चाहिए, जिन लोगों की बात आनी चाहिए, उसकी आवाज नहीं आ रही। अब जो हम जिन सरोकारों की बात कर रहे हैं, किस तरह के सरोकार आज के मीडिया में दिखाई पड़ रहे हैं? मीडिया के अंदर के जो सरोकार हैं वो क्या महत्वपूर्ण है? आज के एक जमाने में माना जाता था कि जो अखबार का पहला पन्ना है, जो अखबार का जो 5वां पन्ना है, और जिसको वो कहते थे एक तरह से, जिसको आज के समय में कहा जाता है कि एक तरह से जो सिटी स्पेसिफिक पेजेस हैं, वो 7वां पन्ना। तो पहला पन्ने की जिम्मेदारी थी कि जो देश के सामने, राज्य के सामने, आपके शहर के सामने जो ज्यादा लोगों को प्रभावित करने वाली समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उनको कवरेज मिले। लेकिन उनको कवरेज नहीं मिलती। उनकी जगह क्या कवरेज मिलती है? आप फ्रंट पेज को उठा करके देखिए बहुत सारे अखबारों को और ध्यान से उसका अध्ययन करिए, तो आपको पता चलेगा कि फिल्मी दुनिया में किस हीरो की किस हीरोइन के साथ अफेयर्स चल रहे हैं, किस क्रिकेट खिलाड़ी का को कितने करोड़ रुपए में वो बिका,
या वो क्या आजकल सोच रहा है। यानी स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, सेलिब्रिटी, जिसको वो टेलीविजन की भाषा में भी 5 Cs कहते हैं, यानी क्राइम, सेलिब्रिटीज, सिनेमा, क्रिकेट और कॉमेडी। ये जो इंटरटेनमेंट है, न्यूज को एक तरह से इंटरटेनमेंट बना दिया गया है। न्यूज का काम लोगों को का मनोरंजन करना हो गया है। मनोरंजन भी छिछले लेवल का, स्तर का, छिछले स्तर का मनोरंजन करना हो गया है। तो इसके नतीजे के कारण, इसके कारण आज जो हालात हो गए हैं मीडिया में, उसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि आज का मीडिया अपनी सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक सरोकारों को पूरा नहीं कर रहा है। एक तरह से उससे एक लोगों की, आम लोगों की निराशा बढ़ती जा रही है। जो जिम्मेदारियां उसको उठानी चाहिए थी, और खास करके एक संकट के समय में जिस तरह की उसकी भूमिका होनी चाहिए थी, जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, वो उसको उठाने को तैयार नहीं है। पर इतनी सारी बात कहने के बाद क्या मैं बिल्कुल निराशा की बातें कर रहा हूँ? क्या मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया में कुछ हो नहीं सकता, कुछ संभावना नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आज के मीडिया को हमें देखने का जो तरीका है वो बदलना होगा। एक नागरिक के बतौर, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक नागरिक के रूप में हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, तो हमें भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस तरह के मीडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, हम मीडिया को किस तरह से देख रहे हैं। हमारी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और करीम सिटी कॉलेज के विद्यार्थियों और अध्यापकों से मेरी खास करके ये अपील है कि आपको ये जरूर देखना चाहिए, इस बात पर गौर करना चाहिए कि आज के समय में मीडिया को जो देखने का हमारा नजरिया है, वो नजरिया बदले। और उस नजरिया में क्या होना चाहिए, हम उसको कहते हैं मीडिया की भाषा में मीडिया साक्षरता, मीडिया लिटरेसी। यानी मीडिया को भी देखने के लिए हमारे अंदर एक खास तरह की साक्षरता की जरूरत है, लिटरेसी की जरूरत है। और वो लिटरेसी का मतलब है आलोचनात्मक दृष्टि, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ आलोचनात्मक तरीके से मीडिया को भी देखना है। ये नहीं कि मीडिया में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है उसको हम सच मान लें, बल्कि उसको आलोचनात्मक नजरिए से देखें। किसी भी चीज को, जैसा कुछ लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि किसी भी चीज पर पहली नजर में विश्वास मत करो। आज के समय में, जिसको बहुत सारे राजनीति विज्ञानी कह रहे हैं कि हम पोस्ट ट्रुथ युग में पहुंच गए हैं, जहां जिसको उत्तर सत्य युग कहा जा रहा है, जहां सच्चाई के कोई मायने नहीं रह गए हैं, सच्चाई को झुठलाने की कोशिश की जा रही है, तब वहां हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम सच्चाई तक पहुंचने के लिए तरह तरह के जो साधन हैं, उन साधनों का उपयोग करें। किसी एक अखबार को पढ़कर ये नहीं माने कि इसी में सारी सच्चाई है, किसी एक टेलीविजन को देखकर कि ये न माने कि इसी में सारी सच्चाई है, बल्कि हम हर चीज को आलोचनात्मक नजरिए से देखें, आलोचनात्मक तरीके से उसको समझने की कोशिश करें। दूसरी चीज ये है कि हमें ये भी फर्क करना सीखना पड़ेगा कि कौन सा मीडिया अच्छा है और कौन सा मीडिया बुरा है। जाहिर है ये तुलनात्मक है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा अखबार एक बेहतर अखबार है और कौन सा अखबार ज्यादातर सांप्रदायिक झूठी जानकारियां देता है, सच्चाई आपके सामने नहीं लाता है, सांप्रदायिक तनाव भड़काता है, समुदायों को निशाना बनाता है, लोगों में भेदभाव पैदा करने की कोशिश करता है। ऐसे अखबारों को, ऐसे टेलीविजन चैनलों को, मेरा यह मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि हमें देखना बंद करना चाहिए, उनको पढ़ना बंद करना चाहिए। एक तरह से हमें, हमारा ये नैतिक दायित्व है, तभी हम उन पर एक तरह से दबाव बना पाएंगे। देखिए, लोकतंत्र में आलोचना से परे कोई नहीं। लोकतंत्र में मीडिया की भी आलोचना होनी चाहिए। मैं इतनी सारी आलोचना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर हम जैसे मैं मानता हूं कि न्यायपालिका की आलोचना हो सकती है, अगर विधायिका की आलोचना हो सकती है और कार्यपालिका की आलोचना हो सकती है, तो मीडिया जो लोकतंत्र का खुद को चौथा स्तंभ कहता है, उसकी आलोचना क्यों नहीं हो सकती? उसके उत्तरदायित्व के बारे में क्यों बात नहीं हो सकती? उसकी भी जवाबदेही क्यों नहीं हो सकती? जब मीडिया सबसे कहता है, सारी संस्थाओं से ये कहता है कि वो अपनी जवाबदेही तय करें, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है, तो मीडिया की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, मीडिया की भी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और ये काम और कोई नहीं कर सकता, हम पाठक, दर्शक, श्रोता ही कर सकते हैं। और ये हमारी जिम्मेदारी है, युवाओं की जिम्मेदारी है कि मीडिया की जिम्मेदारी तय करें। और जब भी आपको लगता है कि मीडिया में कोई जानकारी सही नहीं आ रही है, कोई किसी मुद्दे पर उसका कवरेज पूरा नहीं है,
या आधा अधूरा है तो हमें उनको संपादक को चिट्ठी लिखनी चाहिए, ईमेल भेजना चाहिए, उनको व्हाट्सएप से मैसेज भेजना चाहिए। और एक जिम्मेदारी हमारी और है कि आजकल जो मीडिया से इतर सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, इनके जरिए जो भारी पैमाने पर इंडस्ट्रियल स्केल पर झूठी जानकारियां फैलाई जा रही हैं लोगों तक, औद्योगिक स्तर पर माने झूठी जानकारियां पैदा की जा रही हैं और लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। इसका मुकाबला करने के लिए भी नागरिकों को ही आगे आना पड़ेगा, आप सबको आगे आना पड़ेगा। आप सबको आगे आकर के इस तरह की जानकारियों का, इस तरह की झूठी जानकारियों का, फेक न्यूज का, प्रोपेगेंडा का मुकाबला करना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और खास करके मीडिया के विद्यार्थियों से मैं यह जरूर अपील करूंगा कि वो इस तरह का शोध करें, इस तरह की चीजों को सामने ले आएं कि आपके अखबार में मजदूरों के मुद्दों को कितनी कवरेज मिलती है, आपके अखबार में किसानों के सवालों को कितनी प्राथमिकता मिलती है या महत्व मिलता है। क्यों ये जानना हमारे लिए जरूरी है। एक नागरिक के बतौर हम सब लोग अगर मध्य वर्ग से आते हैं तो मध्य वर्ग के लिए इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है। इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि कल को हम सब लोगों का जीवन, हर नागरिक का जीवन एक दूसरे नागरिक के जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर इस देश के कृषि में, गांव में इतना बड़ा संकट बना रहेगा जिसके बारे में ये माना जाता है कि ये पिछले 1.5-2 दशकों में ये संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, खेती किसानी का संकट, तो अगर उस संकट की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे, हमारे अखबार और मीडिया ध्यान नहीं देंगे, हमारी संसद ध्यान नहीं देगी, तो नतीजा ये होगा कि कल को अगर उस खेती किसानी में संकट गहराया तो उसका असर हमारे जीवन पर भी पड़ेगा, हम बच नहीं सकते उससे। ठीक उसी तरह से अगर हमने जैसे झारखंड को, उड़ीसा को, छत्तीसगढ़ को लीजिए, अगर इन इलाकों में आप देखिए तो आदिवासियों में जो असंतोष है, जो विद्रोह है, क्योंकि हमने उनको हमेशा नकारा है, उनको, उनकी समस्याओं को जगह नहीं दी है, उनको सुनने की कोशिश नहीं की है। ऐसा नहीं कि उनकी आवाज नहीं है, उनकी आवाज है, पर उनकी आवाज हम सुनने के लिए तैयार नहीं। और चूंकि हम सुनने के लिए तैयार नहीं है तो जब उनका असंतोष सड़कों पर आता है, जब उनका असंतोष गांव में फूटता है, तब वो हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है। और इसलिए हमें ये समझने की जरूरत है, आज जो शहरों से लाखों मजदूर वापस चले गए हैं, अब शहरों के अंदर जो उद्योगपति हैं, जो बिल्डर्स हैं, वो सब परेशान हैं, उनको मजदूर नहीं मिल रहे। तो ये स्थिति हमने ही पैदा की, ये उनके कारण ही ये स्थिति पैदा हुई है। तो ये इस सवाल को हमें इस रूप में देखना पड़ेगा कि मीडिया की जो भूमिका है वो भूमिका वो पूरा करे, जो उसके सरोकार होने चाहिए, सच्चाई के प्रति उसका जो सरोकार होना चाहिए, जो सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, लोगों में एक तरह से बराबरी का भाव पैदा करना, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना। और मैं यहाँ एक बहुत जरूरी आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो आप सब लोगों ने सुना भी होगा, एक बहुत मशहूर पत्रकार भी हुए हैं और जिनके बारे में हम सब लोग जानते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने जब अपना अखबार शुरू किया तो उसमें उन्होंने क्या कहा, अपने अखबार के मकसद को कैसे बताया। उन्होंने प्रताप अखबार के पहले संपादकीय में ये लिखा कि किसी की प्रशंसा या अप्रशंसा, किसी की प्रसन्नता या अप्रसन्नता, किसी की घुड़की या धमकी हमें अपने सुमार्ग से यानी अच्छे रास्ते से विचलित न कर सकेगी। सत्य और न्याय हमारे भीतरी पथ प्रदर्शक होंगे। सांप्रदायिक और व्यक्तिगत झगड़ों से प्रताप सदा अलग रहने की कोशिश करेगा। उसका जन्म किसी विशेष सभा, संस्था, व्यक्ति या मत के पालन पोषण, रक्षण या विरोध के लिए नहीं हुआ है, किंतु उसका मत स्वतंत्र विचार, यानी स्वतंत्र विचारों और उसका धर्म सत्य होगा। उन्होंने कहा कि उनके अखबार का जो धर्म है वो सत्य का मार्ग होगा। यानी सत्य पर जो ये जोर है, ये सत्य पर जोर, मेरा मानना है कि आज के समय में जब ई साईनाथ कहते हैं कि हमारे कॉर्पोरेट मीडिया का जो स्ट्रक्चरल कंपल्सन है वो झूठ बोलना हो गया है, तो हमें एक वैकल्पिक मीडिया के बारे में भी सोचना होगा, एक वैकल्पिक माध्यम विकसित करने के बारे में सोचना पड़ेगा, सोशल मीडिया की ताकत को पहचानना पड़ेगा। आज जो ये आप चर्चा कर रहे हैं मीडिया के बारे में, इस तरह की और चर्चाएं करनी पड़ेंगी, लोगों तक बात पहुंचानी पड़ेगी, लोगों को कहना पड़ेगा कि आप मीडिया को कैसे देखें, उनमें मीडिया की साक्षरता पैदा करनी पड़ेगी।
इसमें करीम सिटी कॉलेज जैसे संस्थाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप अपने छोटे से शहर में ही इसको शुरू करिए, अधिक से अधिक इस तरह की गोष्ठियां करिए जहां मीडिया के कामकाज के बारे में शोध करवाइए कि आपके अखबार किन सवालों को उठा रहे हैं, किन सवालों को नजरअंदाज कर रहे हैं, किस तरह का एजेंडा सेट कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह का एजेंडा सेट कर रहे हैं उसी पर प्रशासन कार्रवाई करता है, उसी पर प्रशासन पर दबाव पड़ता है कि वो उस तरह की कार्रवाई करे। तो हम क्या किन सवालों को वो अनदेखा कर रहे हैं, क्या चीजें हैं जो हमारे अखबारों में दिख रही हैं या ज्यादा दिख रही हैं, और क्या चीजें हैं जो नहीं दिख रही हैं या छिपाई जा रही हैं, क्या उनको हम सामने ला सकते हैं। जो छोटी छोटी पत्रिकाएं निकल रही हैं उनको हम और मजबूत करें। इस बीच आपको मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पिछले 3-4 सालों में ऐसे कई प्लेटफॉर्म उभर करके आए हैं, जैसे ऑल्ट न्यूज है, जिनको हम फैक्ट चेकर्स कहते हैं, जो तथ्यों की जांच करते हैं। ऐसे संस्थाओं को हम मदद करें, उनको और मजबूत करें। तभी, क्योंकि मीडिया केवल वही नहीं है जो बड़े अखबार हैं और टेलीविजन चैनल हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म। मीडिया हम सब के पास है। हम सब लोग जिनके पास आवाज है, जिनके पास लिखने की ताकत है, जो अपनी बात कह सकते हैं, वो सब अपना मीडिया बना सकते हैं। हमें आज जनता का मीडिया, अपना मीडिया विकसित करने की जरूरत है। वो छोटा हो सकता है, स्थानीय स्तर का हो सकता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हाल के वर्षों में दुनिया भर में ऐसे बहुत वैकल्पिक माध्यम उभर करके आए हैं जो कॉरपोरेट मीडिया से अलग हैं, और कॉरपोरेट मीडिया की तुलना में जो आम जनता के सवाल हैं, जो गरीबों के सवाल हैं, जो कमजोर वर्गों के सवाल हैं, उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वस्तुतः जो जरूरी सवाल है उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हमें इस इस पहलू की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और जो आज के दौर में जो मुख्य तौर पर मीडिया के सरोकार होने चाहिए, मैं समझता हूं कि वह हमारी संवेदनशीलता को बढ़ाने का, हमारे सामाजिक सरोकारों के प्रति हमको सजग और जागरूक बनाने का, नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने का, नागरिकों के जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं उन अधिकारों की रक्षा करना मीडिया की जरूरत है। आप सब लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, इमरजेंसी के दौरान मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, जिसके बारे में हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री और इमरजेंसी के बाद जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी उसमें सूचना प्रसारण मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, जो कॉर्पोरेट मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, उसको घुटने के बल चलने के लिए कहा गया, वो रेंगने लगा। आज के समय में भी, जैसा कि सुभाष चंद्र जी ने कहा, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा एक तरह से सरकार की आवाज में, सरकार के सुर में मिलाकर बोल रहा है। जबकि माना यह जाता है कि मीडिया की जो सबसे बड़ी भूमिका है लोकतंत्र में, वो एडवर्सेरियल भूमिका है। यानी मीडिया को एक सतत विपक्ष होना चाहिए। मीडिया का काम एक सतत विपक्ष की तरह, एक स्थायी विपक्ष की तरह, वो जनता के पक्ष में खड़ा होकर के सरकार के सामने सच्चाई को उठाना, सरकार के सामने, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में हम कहते हैं टेलिंग ट्रुथ टू द पावर, यानी सत्ता को उसकी आंख में आंख मिला करके सच्चाई बताना, उसको सच्चाई सुनाना और लोगों को सच्चाई बताना, ये उसका मुख्य काम होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज के समय में मीडिया की इस जिम्मेदारी और उस सरोकार को बहाल करने के लिए हम नागरिकों की भी बहुत जिम्मेदारी है। मैं चूंकि ये चर्चा है, ये बातचीत है, तो इसमें हमें बहुत लंबा, क्योंकि बातें बहुत कुछ करने को है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दो तरफा बातचीत होनी चाहिए। मैं इतना लंबा भी नहीं बोलना चाहता था। मैं ये एक बार फिर से आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतने धैर्य से मेरी बातें सुनी। बहुत सारे पहलू इसमें छूट गए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सवाल जवाब के दौरान उन पहलुओं को मैं छू पाऊंगा, या कुछ ऐसे प्रश्न जो अभी की बातचीत में नहीं आ पाए उनको आपके सवालों के क्रम में रख पाऊंगा। तो मैं अपनी बात यही खत्म करना चाहता हूं और आगे आपके सवाल लेना चाहता हूं। हेलो संध्या जी। हेलो सर, आपका बहुत बहुत आभार। सर, आपका बहुत बहुत आभार। धारा प्रवाह और इतनी सारी बातें एक सिलसिले से आपने क्रम में बता दी।
कि लगता है अब जानने को कुछ शेष नहीं है। और सारी बातें आपने मीडिया धर्मी होने के इतनी सत्यता, इतनी बेबाकी से आपने सारी बातों को जाहिर कर दिया हम लोगों के समक्ष कि सचमुच हमने तो विवश है कि हम लोग इतने पर मुखा पे क्यों हो गए हैं, क्यों हो गए हैं। तो सर आप पुनः आभार हम लोग व्यक्त करते हैं। कुछ खास बात नहीं कि आज की मीडिया हम भोगता ही, ये बहुत खास बात आपने हमारे नव चेतना और आत्मक चिंतन को जागृत होने का समय है, यह भी बहुत ही। और आपने एक बहुत ही खास बात तो यह थी, कोई भी चीज आलोचना से परे है तो मीडिया क्यों आलोचना रहे, आज उस पर चिंता करने की जरूरत है। और संभव हो तो वैकल्पिक मीडिया का भी उपाय करना चाहिए। मीडिया का धर्म जनता और सिर्फ जनपक्ष धरता है, दक्षिणपंथी होना नहीं है। आपका अपना आभार अभिव्यक्त करती हूँ और मैं माइक सौंपती हूँ अपनी मास कम्युनिकेशन आदरणीय नेहा तिवारी मैम को, डॉक्टर नेहा तिवारी मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और इतने सुंदर सत्र को और एक खूबसूरत नाम दे, प्रश्नोत्तर सत्र में ले जाकर के। मैडम बहुत आदर से आमंत्रित कर रही हूँ, आप प्रश्नोत्तर सत्र के लिए आइए। धन्यवाद संध्या जी। बड़ी जिम्मेदारी है आनंद प्रधान सर के साथ प्रश्नोत्तरी का कार्य करना, पर मैं कोशिश करूंगी कि मीडिया से जुड़े और ख़ासतौर पर अखबार से जुड़े सारे पहलू जो हैं वो सामने आएँ और बच्चों की जिज्ञासा शांत हो सके। आनंद प्रधान जी, सबसे पहले तो आपका अभिवादन। पुनः इस कार्यक्रम में आपको सुनना हमेशा से अच्छा लगता रहा है और आज वापस आपको उसी तरह इस विषय पर बहुत गंभीरता के साथ, सहजता के साथ, सजगता के साथ सुनते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक बहुत वाजिब बात जो उभर कर आई वो ये है कि कल जब हम एक साहित्यकार से चर्चा कर रहे थे और आज जब एक मीडिया के प्राध्यापक और पत्रकार से चर्चा कर रहे हैं, तो एक कॉमन फैक्टर मैं देख रही हूँ, एक जो दोनों व्यक्तियों की बात में सामने आया वो ये रहा कि उन्होंने भी यही कहा कि साहित्यकार को हमेशा विपक्ष की तरह काम करना चाहिए। और आपका भी आज यही कहना था कि पत्रकार अगर किसी पार्टी विशेष से जुड़ जाए, अगर किसी वर्ग विशेष से जुड़कर बात करने लगे तो फिर उसकी धार कम हो जाती है। तो ये एक हमने देखा कि 2 दिन में जो बात सामने निकल कर आई वो सबसे ज़्यादा तो ये थी। अब मैं सवाल लेती हूँ। एक स्टूडेंट है अभिषेक, उनका सवाल है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया के प्रभाव बढ़ने से छोटे शहरों और राज्यों की खबरों को पर्याप्त स्थान मिल रहा है, और यदि राष्ट्रीय मीडिया किसी खबर को नहीं दिखाना चाहता तो इसमें आपत्ति क्या है अगर उनकी बातें रीजनल चैनलों में और अखबारों में हो रही हैं तो? बिल्कुल सही बात आपने कही कि स्थानीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय खबरों को बहुत जगह मिल रही है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मैंने भी बहुत सारे जो क्षेत्रीय अखबार हैं, विभिन्न अखबारों के, बड़े अखबारों के जो क्षेत्रीय संस्करण, जैसे जो रांची से अखबार निकलते हैं, जमशेदपुर से अखबार निकलते हैं, धनबाद से निकलते हैं, पटना से निकलते हैं, उनमें स्थानीय खबरें या स्थानीय जिलों की खबरों के लिए 3-3, 4-4 पन्ने हैं और उसमें छोटी से छोटी खबर भी होती है। पर मेरा ये कहना है कि ये बात बिल्कुल सही है कि अखबारों में स्थानीय खबरों का कवरेज बढ़ा है, पर किस तरह का कवरेज, उस कवरेज की क्वालिटी क्या है, उस कवरेज में किस तरह की खबरों को ज्यादा प्राथमिकता मिल रही है। मेरा अपना अनुभव कहता है, और मैंने जो एक जिसको कहिए अनुभवजन्य शोध है, उस शोध के मुताबिक मैंने ये पाया है कि ज्यादातर जो क्षेत्रीय अखबार हैं जिसमें स्थानीय खबरों की बहुतायत है, तो संभव है कि जमशेदपुर, जैसे अब झारखंड को ही लीजिए, झारखंड एक बड़ा राज्य है, तो जो रांची के अखबार हैं और रांची से जो रांची का एडिशन है उसमें रांची की तो बहुत सारी खबरें होंगी, लेकिन संभव है कि सिमडेगा में क्या हो रहा है, पलामू में क्या हो रहा है, धनबाद में क्या हो रहा है, हजारीबाग में क्या हो रहा है, वो रांची के लोगों को कभी पता नहीं चले।
जो जमशेदपुर से अखबार निकल रहा है उसमें जमशेदपुर और उसके आसपास के जिलों की खबरें हो सकती हैं, लेकिन हजारीबाग में क्या हो रहा है, चतरा में क्या हो रहा है, उसकी खबर नहीं होगी। ठीक उसी तरह से बिहार में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, उड़ीसा में क्या हो रहा है, उसकी बहुत कम खबरें होंगी। जबकि हम सब जानते हैं कि चाहे वो झारखंड हो या जमशेदपुर हो या रांची हो, उस पर बगल के राज्यों की खबरों का भी असर होता है। ठीक उसी तरह से अगर झारखंड की खबर राष्ट्रीय अखबारों में नहीं छपेगी, सिवाय तब कि जब वहां पर कोई बड़ा नरसंहार हो जाए या कोई बड़ा नक्सली हमला हो जाए या कोई बड़ा इस तरह का हमला हो जाए और जब लोग मारे जाएं, तभी वो खबर अखबारों में छपती है। तो एक तरह से इसका इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि झारखंड के बारे में एक खास तरह की इमेज बनती है, और जो राष्ट्रीय अखबार है, जो राष्ट्रीय मीडिया है, अगर उसमें आपके इलाके की खबरें और जानकारियां नहीं आएंगी तो पूरे देश को ये पता नहीं कि झारखंड में क्या हो रहा है, जमशेदपुर में क्या हो रहा है, बाकी और जगहों पर क्या हो रहा है। जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, हम सब जानते हैं कि बिहार में मुजफ्फरपुर में बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई, या गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस के कारण पिछले कई दशकों से हजारों बच्चों की मौत हुई। लेकिन अगर वो खबर केवल गोरखपुर के अखबारों में छप कर रह गई तो उस पर शायद देश की सरकारें कुछ नहीं करें, जो राष्ट्रीय सरकार है कुछ नहीं करे, क्योंकि उसका ये मुद्दा नहीं बन पाएगा, कभी वो राष्ट्रीय एजेंडा में नहीं आ पाएगा, कभी संसद में चर्चा का विषय नहीं बनेगा। जैसे किसानों की आत्महत्याएं हो रही थी और वर्षों से हो रही थी, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। जब पी साईनाथ ने हिंदू में लगातार उस पर कई महीनों तक कवरेज की और हिंदू अखबार ने उसको फ्रंट पेज पर छापना शुरू किया, तब उस समय की सरकार पर इतना दबाव पड़ा, पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, और उस हंगामे के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को विदर्भ जाना पड़ा और वहां पर जाकर के किसान पैकेज अनाउंस करना पड़ा। मेरा ये कहना है कि स्थानीय स्तर पर जब खबरें छपती हैं तो बिल्कुल ठीक है, स्थानीय लोगों को पता चल गई, लेकिन अगर स्थानीय स्तर से बाहर अगर वो खबरें नहीं गई तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जैसे हमने देखा कि बिहार में बहुत सारे बच्चे मर गए जमशेदपुर के आसपास, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तब तक जब तक कि वो राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बना। इसी तरह से गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस जब तक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बना तब तक पूरे देश का ध्यान उस तरफ नहीं गया और उस पर कार्रवाई नहीं हुई, लोगों को राहत नहीं पहुंचाया गया। तो मेरा ये कहना है कि ये एक तो पहलू ये है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर अगर खबरें नहीं आएंगी, राष्ट्रीय स्तर पर ये बात नहीं पहुंचेगी तो लोगों को राहत नहीं मिलेगी, लोगों की समस्याएं कम सुलझेंगी। दूसरा इसका एक पहलू यह है कि स्थानीय खबरें जो छपती हैं, जी खबरें हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि ये भी जो हमारे जी बोलिए बोलिए, आप कहिए नेहा जी। जी नहीं सर, मैं ये कह रही थी कि आप जिस स्ट्रेटजी बात कर रहे थे कि हमारा ढांचा ऐसा बना हुआ है कि वो ज्यादातर अमीरों के पक्ष में या पूंजीपतियों के पक्ष में जाता है, तो ये भी क्या उस रणनीति के तहत है कि लोकल एडिशंस आप देखें तो पिछले 5-7 सालों में बहुत बढ़े हैं, और शायद हमारे इस प्रकार के पाठक जो हैं वो ये सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारे पास मेरे शहर की खबर तो है, लेकिन व्यापक स्तर पर, वो राष्ट्रीय स्तर पर उनका उस फलक पर उनकी सूचना किस प्रकार से जानी चाहिए इसके बारे में वो अनजान है। तो ये भी क्या एक रणनीति के तहत हो सकता है? ये भी एक रणनीति भी है, और इसके जो नकारात्मक पहलू हैं, एक तो पहलू की मैंने चर्चा की कि राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दे नहीं गए, दूसरा ये हो रहा है कि इसके कारण जो अत्यधिक लोकलाइजेशन हो रहा है, उस अत्यधिक लोकलाइजेशन के कारण ऐसी ऐसी खबरें भी अखबारों में छप रही हैं, भैंस मरने से लेकर के और बकरी चोरी होने तक की खबरें, जो वास्तव में खबर नहीं, क्योंकि उसका लाखों और करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर नहीं पड़ता। दूसरा क्या हो रहा है कि ज्यादातर खबरें स्थानीय अखबारों के पृष्ठ भरने के लिए पब्लिक रिलेशन एजेंसी से आने वाले जो विज्ञापन है, प्रेस रिलीजेज हैं, उनको छापा जा रहा है। जो वास्तविक खबरें, क्योंकि स्थानीय खबरें भी ऐसा नहीं कि रिपोर्टर गांव-गांव जा रहे हैं और वहां से खबरें ले आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एक तरह से बहुत ज्यादा जानकारियां, छोटी-छोटी जानकारियां भी आपको देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको हम कहते हैं एक तरह से इंफॉर्मेशन का जो बम्बार्डमेंट है, वो बम्बार्डमेंट आपको एक तरह से चेतना शून्य भी कर देता है। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपके लिए उन खबरों के कोई मायने नहीं रह जाते, वो खबरें आप पढ़ते हैं और आप निकल लेते हैं। दरअसल खबरों का जो मायने है, जो खबरों का जो सेंस है, जिसको कहते हैं उसका मीनिंग, वो तब तक नहीं स्पष्ट हो सकता, जिसको आप तो अच्छी तरह से जानती हैं, जिसको किसी खबर में जो हम कहते हैं 5W1H, यानी जो 6 ककार हैं,
तो उन छह ककारों में जो 4 ककार हैं कि क्या, कौन, कहां और कब, ये बिल्कुल फैक्चुअल है और ज्यादातर खबरें इन्हीं पर आधारित होती हैं। लेकिन कोई घटना कैसे हुई और सबसे बड़ी बात क्यों हुई, वाई, जो क्यों खोजने की बात है। क्या हमारे स्थानीय अखबारों में जो स्थानीय खबरें छपती हैं उसको क्यों खोजने की कोशिश की जाती है, क्या उसका फॉलो अप होता है। क्राइम की खबरों को छोड़ दीजिए, कुछ सेंसेशनल खबरों को छोड़ दीजिए, तो क्या अगर आदिवासियों की आत्महत्या की खबर है या उनकी उनकी मुश्किलों की खबर है, समस्याओं की खबर है, क्या उसका फॉलो अप हम करते हैं, क्या उसकी बारीकी और विस्तार से जाते हैं, क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उसका संदर्भ क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसको और खोजने की कोशिश करते हैं, नहीं करते हैं। जिसको हम कहते हैं एक तरह से क्रिटिकल एडवर्सेरियल जर्नलिज्म, वो नहीं। जो स्थानीय खबरें उससे भरी हुई हैं, लेकिन उसमें किस तरह की खबरें, उन खबरों का नेचर आप एक बार आप शोध कराइए अपने विद्यार्थियों से, और आप पाएंगे कि उसमें ज्यादातर फील गुड खबरें हैं, ज्यादातर ऐसी खबरें हैं जिनको हम क्राइम से रिलेटेड कह सकते हैं, जो हमें चेतना शून्य बनाती हैं, जो हमें अवेयर नहीं करती हैं, हमें हमारी जानकारी नहीं बढ़ाती, हमारी समझ नहीं बढ़ाती, जिसको जानकारी और समझ के बीच भी एक रिश्ता है, हमारी समझ का दायरा नहीं बढ़ाती, हमारी चेतना को विस्तार नहीं देती, बल्कि हमें चेतना शून्य बनाती। ये इस तरह की पत्रकारिता की एक बड़ी समस्या। जी बिल्कुल सही कहा आपने, सूचनाएं तो हैं, समाचार नहीं है इन दिनों। और इंटरप्रिटेटिव जर्नलिज्म जिसे हम कहते हैं, एनालिटिकल जर्नलिज्म जिसे कहते हैं, वो मिसिंग है कहीं ना कहीं। एक शोधार्थी हैं दिनेश साहू जी, और उनका सवाल है कि पत्रकारिता जिसे लोकतंत्र का 5वां स्तंभ कहा जाता है, क्या वह आज केवल पूंजीपतियों और धनिकों के कार्यों पर, इशारों पर कार्य कर रही है? और भविष्य का शोधार्थी अगर इन पत्रिकाओं के आधार पर अपना शोध कार्य करेगा तो भारत के वास्तविकता को कितना उजागर कर पाएगा? पहली बात तो दिनेश जी ये है कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहते हैं, पांचवा नहीं। जो पांचवा एक तरह से खंभा ये कहा जा रहा है, ताकत कही जा रही है, वो है जनता। जनता को खास करके इराक युद्ध के बाद जब दुनिया भर में बड़े युद्ध विरोधी प्रदर्शन हुए, तो टाइम मैगजीन ने कहा कि ये फिफ्थ कॉलम, अब ये नया 5वां ताकत उभर करके आ गई है, जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया के बाद अब जनता की ताकत खड़ी हो रही है। और इस जनता की ताकत में सोशल मीडिया की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जो हमें एम्पावर कर रही है। मैं आपकी राय से सहमत हूं कि अगर आज के दौर के बारे में, आज की राजनीति के बारे में, आज के अर्थतंत्र के बारे में, आज के समाज के बारे में अगर कोई विद्यार्थी 50 साल बाद शोध करेगा हमारे अखबारों के आधार पर, हमारे टेलीविजन चैनलों के आधार पर, तो आज के भारत के बारे में वो संभवतः गलत निष्कर्ष पर पहुंचेगा। उसको आज के भारत के बारे में संभवतः सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। मैं एक तरह से यहाँ एक कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है भारत में। आप देखिए तो अखबारों का इतिहास कम से कम पहला जो अखबार विकी गजेट शुरू हुआ, उसके बाद से अब तक कम से कम करीब करीब 245 साल हो चुके हैं। करीब 250 साल हो जाएंगे, 250 सालों का इतिहास है। और इन 250 सालों के इतिहास में पत्रकारिता ने कई तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं। हमारी आजादी की लड़ाई के दौरान अखबार एक तरह से बहुत ताकतवर माध्यम थे लोगों को संगठित करने के, लोगों को तक सच्चाई पहुंचाने के लिए। लोगों, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, भगत सिंह ने, गणशंकर विद्यार्थी ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, इन सब लोगों ने अखबारों और को इस्तेमाल किया लोगों को जागरूक बनाने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए। लेकिन आज इसका दुर्भाग्य से उल्टा हो रहा है कि हम आज एक तरह से जिस तरह की पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं, आज जिस तरह की हम का माहौल हम बना रहे हैं अपने मीडिया के जरिए, वो बिल्कुल नकारात्मक है। एक तरह से आज के भारत का की सही तस्वीर नहीं दिखाता। जी सर, कुमुद रंजन मिश्रा जी हैं। हेलो, आवाज नहीं आ रही।
हाँ नेहा लेकिन मैम, उनके साथ जो पूंजी की समस्या है उससे कैसे जूझा जा सकता है, ये वो जानना चाहते हैं। नहीं, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया, क्या दोहराएंगी प्लीज कृपया? जी सर, सवाल इनका दोहरा दीजिए। सवाल ये है कि जो अल्टरनेटिव मीडिया अभी आ रहा है सामने, अल्टरनेटिव मीडिया जो सामने आ रहा है। जी, हेलो। हाँ हाँ बताएं, अब सुन रहा हूँ। हेलो। जी आप बोलिए। जी, जो अल्टरनेटिव मीडिया जो हमारे सामने आ रहा है उसके लिए पूंजी की समस्या है, क्योंकि कॉरपोरेट उसमें पैसा नहीं लगाएंगे, तो जो पूंजी की समस्या है उससे ये अल्टरनेटिव मीडिया किस तरह से जूझ सकता है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बुनियादी सवाल उन्होंने उठाया है। ये आज से नहीं, पिछले 200 सालों से ये सवाल चला आ रहा है कि जो ऑल्टरनेटिव मीडिया है, जो वैकल्पिक माध्यम है, वो पूंजी की समस्या का हमेशा सामना करता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पूंजी से बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे अंदर वो अखबार या जो वैकल्पिक मीडिया हम शुरू करना चाहते हैं उसके प्रति किस तरह की निष्ठा है, किस तरह का पैशन। इस देश के अंदर मैं जहां तक जानता हूं ऐसे सैकड़ों उपक्रम हैं छोटे छोटे स्तर पर, क्योंकि एक बात और भी मैं कह दूं कि इसी कोरोना काल में हमारे जो मुख्य धारा के अखबार हैं, जो बड़े अखबार हैं, जो बड़े टेलीविजन चैनल हैं, जहां इस समय हजारों पत्रकारों की नौकरियां जा रही हैं, वो खुद संकट में फंस गए, वो खुद भारी मुश्किल में पड़ गए। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आने वाले 15 सालों में आप देखेंगे, 15-20 सालों में दुनिया में और भारत में भी एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। ये जो बड़ा मीडिया है, उस बड़े मीडिया की जगह पर आने वाले सालों में हम डिसेंट्रलाइज मीडिया देखेंगे। डिसेंट्रलाइज मीडिया से एक तरह से विकेंद्रीकृत छोटे छोटे इंडिविजुअल लेवल पर शुरू किए गए मीडिया। हो सकता है वो फेसबुक का एक पेज ही हो, जो फेसबुक पर किसी जमशेदपुर में ही किसी पत्रकार ने, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने अपना पेज शुरू किया। हो सकता है वो एक यूट्यूब चैनल हो सकता है वो एक वेबसाइट हो। ऐसे बहुतेरे प्रकल्प हाल के वर्षों में शुरू हुए हैं और वो लोग उसको सुन भी रहे हैं, लोग उसको पढ़ भी रहे हैं, लोग वहां तक पहुंच भी रहे हैं। जैसे अभी आप देखिए ऑल्ट न्यूज बहुत सारे लोग आजकल जानते हैं। ऑल्ट न्यूज की बहुत बहुत लोगों तक हो गई है। 2-3 लोगों से शुरू हुआ, आज वहां 11 लोग काम करते हैं और सिर्फ उसको शुरू हुए 3 साल हुए। लेकिन इन 3 सालों में ही फैक्ट चेकर के रूप में उसने दुनिया भर में और भारत में भी सच्चाई को सामने लाने का बहुत काम किया है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हाल के दिनों में शुरू हुए हैं जहां बहुत बड़ी पूंजी नहीं लगी है, छोटी पूंजी में वो बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं। हमें जरूरत है ऐसे प्रकल्पों को, ऐसे विकल्पों को मदद करने की। और मुझे लगता है कि अगर हम इस दिशा में प्रयास करेंगे, ऐसे प्रकल्पों को, ऐसे विकल्पों को हम मदद करेंगे, एक नागरिक के तौर पर हमें भी मदद करने की जरूरत है। हम हर महीने अगर 300 या 400 रुपए के अखबार खरीदते हैं और 400 रुपए अपने टाटा स्काई या बाकी किसी डीटीएच के लिए देते हैं, तो क्या हम वैकल्पिक माध्यमों के लिए भी ये खर्च करते हैं? क्या हम छोटी पत्रिकाओं को, छोटे वेबसाइट्स को कोई डोनेशन देते हैं? कभी कभी उनको भी डोनेशन दीजिए, उनको मदद दीजिए। ऐसे ही आने वाले दौर में ऐसे ही विकल्प खड़े होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं, इसी दौर में आप देखिए, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं अमेरिका में भी और यूरोप में भी इस तरह के नए विकल्प काफी उभर रहे हैं हाल के वर्षों में। वहां भी बहुत बड़ा बड़ा जो मीडिया है वो संकट में। हम सब जानते हैं कि ये कहा जा रहा है कि जो बड़े अखबार हैं, टेलीविजन चैनल हैं, वो अगले 30-40 साल में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो दो चीजों का सामना कर रहे हैं। एक तो विश्वसनीयता के संकट का सामना कर रहे हैं और दूसरा उनका बिजनेस मॉडल कोलैप्स कर रहा है। तो जो उनका बिजनेस मॉडल है वो कोलैप्स कर रहा है। जैसे भारत में भी हमने देखा कि बहुत सारे अखबार इस समय संकट में आ गए हैं, बहुत सारे टेलीविजन चैनल संकट में आ गए हैं, क्योंकि विज्ञापन बंद हो गए। लॉकडाउन के अंदर विज्ञापन नहीं आ रहे थे, तो वो एक तरह से संकट में आ गए। तो आने वाले समय में ये संकट बड़े मीडिया का, जो कॉर्पोरेट मीडिया है उसका संकट ये बढ़ेगा। और उसकी तुलना में, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं वन मैन आर्मीज उसको कह रहे हैं। अब जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर दूं, जैसे बरखा दत्त को लीजिए। इस कोरोना काल के संकट में अकेले बरखा दत्त ने करीब करीब 80 दिनों से वो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में 16,000 किलोमीटर वो चल चुकी हैं और अलग अलग जगह से जाकर वो रिपोर्ट कर रही हैं। वो कोई एक बड़ी मीडिया नहीं है, उनके पीछे कोई बड़ी पूंजी की ताकत नहीं लगी हुई है, लेकिन एक जर्नलिस्ट के रूप में उन्होंने प्रवासी मजदूरों की, आम लोगों की कई समस्याओं को उठाया है।
ऐसे मैं आपको दर्जनों उदाहरण दे सकता हूं जहां इंडिविजुअल जर्नलिस्ट वो अपने सही कई इस तरह के यूट्यूब चैनल चला करके, छोटे वेबसाइट चला करके, छोटा फेसबुक पेज चला करके लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, और उनको भी धीरे धीरे उनके भी दर्शकों, पाठकों की संख्या बढ़ रही है, लाखों की संख्या में पहुंच गई है। कई ऐसे यूट्यूब पर चैनल हैं जिनको लाखों लोग देख रहे हैं, क्योंकि उनको एक वैकल्पिक माध्यम चाहिए। पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, अभिशाप शर्मा हैं, अजीत अंजुम हैं, ऐसे कई वैकल्पिक पत्रकार हैं जो आप कह सकते हैं डेमोक्रेटिक हैं। वो कोई किसी खास वर्ग से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू की है और उनको लोग सुन रहे हैं। ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं जिसको आप कह लीजिए क्विंट है, वायर है, ऑल्ट न्यूज है, द प्रिंट है, जिनके बीच में कई तरह के विचार के लोग, उन सभी विचारों के लोग उसमें अपनी बात कह रहे हैं, और इस तरह के प्लेटफॉर्म बढ़ रहे हैं, उनको लोग सुन रहे हैं, उसको पैसे भी मिल रहे हैं, और वो लोगों के पैसे के बल पर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस तरह के विकल्प शुरू होंगे। आप जैसे जमशेदपुर में भी सिविल सोसाइटी को मिल करके इस तरह का एक वैकल्पिक विकल्प शुरू करना चाहिए। आपके विद्यार्थियों को नेहा जी केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको किसी बड़े अखबार में और टेलीविजन चैनल में नौकरी मिल जाए। मैं तो ये कहूंगा कि उनको मिलजुल करके अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहिए, उनको अपना फेसबुक पेज शुरू करना चाहिए। मैं अपने आईएमसी से पास हुए, भारतीय जनसंचार संस्थान से पास हुए ऐसे कई बच्चों के बारे में बता सकता हूं जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। उनके 5 लाख, एक नेशनल दस्तक नाम है जो दलितों की आवाज उठाता है, उसके 40 लाख सब्सक्राइबर्स, 40 लाख। तो एक तरह से वो यूट्यूब चैनल है और वहां करीब 15-20 लोग काम कर रहे हैं। अब वो एक तरह से आर्थिक तौर पर खुद अपने पैरों पर खड़ा है। तो ऐसे विकल्प हाल के वर्षों में शुरू हुए हैं और आगे आने वाले समय में बढ़ेंगे। तकनीक ने हमें ये मौका उपलब्ध करा दिया है और तकनीक के कारण अब ये संभव हो गया है कि हम कम पूंजी में इस तरह के प्रकल्प शुरू कर सकते हैं। नेहा जी। हेलो। हाँ नेहा, और सवाल? और कोई सवाल है नेहा मैम? जी, सवाल और है, लेकिन इसमें मैं सर ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो बात आपने कही वो हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत भरोसा दिलाने वाली है और आम हमारे पाठकों के लिए भी, कि सच अपना रास्ता निकाल लेता है। अगर आप सच कहना चाहते हैं तो आपके पास तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनते हैं और वहां से आप सच कहने के लिए आगे आ जाते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि 5 साल पहले जब हमसे, या 7 साल पहले विद्यार्थी थे कि ये जो कॉर्पोरेट का दबाव मीडिया के ऊपर है, आखिर मीडिया का या समाचारों का भविष्य क्या होगा, तो भविष्य ये होगा कि आपको, आपके पास कई प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध रहेंगे और जहां पर आप खुद अपनी बात कह सकेंगे। एक और सवाल अरविंद शर्मा जी का है कि आज मीडिया नकली मुद्दों से जनता की मानसिकता को ऐसे विकृत कर रही है कि निम्न मध्य वर्ग समझ नहीं पाता कि क्या सच है और क्या गलत है, ये भी उनके समझ के परे हो जाती हैं स्थितियां। तो आखिर वो सच का चुनाव कैसे करें? मतलब जहां बॉम्बार्डिंग है इंफॉर्मेशन की, वो कैसे जाने कि सच क्या है? मुझे लगता है कि जैसा हम सब जानते हैं, सच को खोजना इतना आसान काम नहीं है। सच कोई 5 मिनट नूडल्स नहीं है, जैसे हम मैगी को 5 मिनट में नूडल्स में बना लेते हैं। तो सच को जिसकी खोज है, जो सच को खोजना चाहता है, उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सच इतनी आसानी से मिल जाता तो फिर आप मुश्किल ही क्या था। सच को दबाने की जरूरत क्यों पड़ती, सच को छुपाने की जरूरत क्यों पड़ती? तो सच को हासिल करने के लिए कई बार कीमत भी चुकानी पड़ती है, सच को हासिल करने के लिए, जानने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे माध्यम हैं, और किसी एक पर भरोसा मत करिए, किसी एक पर मत भरोसा करिए। जितने का नाम मैं ले रहा हूं उस पर भरोसा मत करिए। आप 4-5 चीजें पढ़िए, 4-5 जगहों पर जाइए, 4-5 तरह की चीजें सुनिए। जितने ज्यादा तरह के विचारों और माध्यमों तक आप जाएंगे, आप सच के उतने करीब पहुंच पाएंगे। मैं यहाँ कोई दार्शनिकों की तरह बहस करने नहीं आया हूं कि सच होता भी कि है कि नहीं, क्योंकि इन दिनों तो जो उत्तर सत्य युग में ये भी सवाल उठने लगा कि सच होता क्या है। सच पर ही सवाल कुछ लोग कर रहे हैं कि सच होता भी है कि नहीं। और जैसा दार्शनिकों ने लंबे समय तक बहस की है कि कोई एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ नहीं होता। सच्चाई है कि कोई अंतिम सत्य नहीं,
कोई एब्स्ट्रैक्ट जो ट्रुथ के बारे में डिबेट्स है, मैं वहां नहीं जा रहा हूं। लेकिन नेहा जी, हम सब लोगों को, जितने लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं, हर दिन छोटे बड़े फैसले करते हैं। मान लीजिए आपको एक साबुन ही खरीदना है या आपको बाहर जाके सब्जी ही खरीदनी है, तो जो जितने इस तरह के छोटे फैसले करते हैं, ये किसी को, विद्यार्थी को कहाँ दाखिला लेना है, उसको कहाँ नौकरी के लिए अप्लाई करना है, ये सारे फैसले हम कुछ सच्चाइयों पर आधारित होकर लेते हैं कि ये साबुन अच्छा है, बुरा है, इसके अंदर ये क्वालिटी है। वो फैक्ट्स हम जांचते हैं, उन तथ्यों को जांचे बिना हम कोई फैसला नहीं करते। अगर हम उन तथ्यों को कैसे जांचते हैं, किसी चीज को खरीदने जाने से पहले, मैं बहुत मतलब एक लेमैन की भाषा में बात कर रहा हूँ, तो जब कोई चीज जानने के लिए, कोई फैसला करने से पहले हम 25 लोगों से पूछते हैं, जांचते हैं, छानते हैं, बाजार में भी जाते हैं तो 5 दुकानों में जाकर के देखते हैं, तब फैसला करते हैं। यानी हम सच की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरह से समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में जो सच्चाई जाननी है, तो हमें कई जगहों पर जाना पड़ेगा, कई माध्यमों तक जाना पड़ेगा, कई तरह के विचारों के संपर्क में आना पड़ेगा, अपनी आंख कान को खुला रखना पड़ेगा। जिसको कहते हैं ना, शौके दीदार है तो नजर पैदा कर। तो सच को अगर देखना है तो आपको नजर पैदा करनी पड़ेगी, और नजर पैदा करने का मतलब ये है कि आपको एक एक आलोचनात्मक समझ पैदा करनी पड़ेगी, चीजों को शक की निगाह से देखना पड़ेगा, संदेह की निगाह से देखना पड़ेगा। और जब चीजों पर आप संदेह करने लगेंगे तो आप सत्य की खोज में निकल पड़ेंगे, जैसे बुद्ध निकल पड़े थे। तो मुझे लगता है कि सत्य की खोज के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो 5 मिनट के नूडल्स की तरह हम समझें कि सुबह अखबार हमने पढ़ लिया और हमने पूरी दुनिया की सच्चाई जान ली, या सुबह हमने व्हाट्सएप देख लिया तो हमको सारी सच्चाई पता चल गई। जो आजकल सुबह सुबह व्हाट्सएप पर भलाई की सप्लाई शुरू हो जाती है, तो वो भलाई की जो सप्लाई है, उस भलाई की सप्लाई से हमारा भला नहीं होने वाला है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बच के रहिए। जी जी बिल्कुल। और सर आप बहुत आप कह रहे थे तो मैं याद कर रही थी कि लॉर्ड नॉर्थक्लिफ की जो डेफिनेशन है न्यूज की, जो उन्होंने कहा था कि समाचार केवल वही है जो लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, बाकी तो विज्ञापन है। तो वो छुपा हुआ अगर हम समझने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से सच्चाई हमारे सामने आ जाएगी। तो जब हम अखबार पढ़ रहे हो तो अखबार के पीछे की कहानी, वो समाचार क्यों बना होगा और तथ्य कैसे सामने आए होंगे, अगर इस पर थोड़ा सा दिमाग चलाएं तो सच निश्चित रूप से सामने आ जाएगा। सर एक सवाल और है कि वर्तमान दौर में न केवल सरकार लोकतंत्र के खिलाफ खड़ी नजर आती है, बल्कि मीडिया भी सरकार के एक तंत्र के रूप में लोकतांत्रिक सवालों को न उठाकर लोकतंत्र के खिलाफ ही दिखाई देती है। इसकी मुख्य वजह क्या है? और ये सवाल उठाया है सुरेंद्र पटेल जी ने। सुरेंद्र पटेल जी, आपने बहुत ही वाजिब सवाल उठाया, बहुत बुनियादी सवाल उठाया। लेकिन मैं अगर उसका एक पंक्ति में जवाब देना चाहूं तो मुझे फिर से अपने वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ को कोट करना पड़ेगा कि देयर इज ए स्ट्रक्चरल कंपल्सन टू लाई। मीडिया का जो मौजूदा कॉरपोरेट ढांचा है, वो ढांचा एक तरह से मुनाफे पर आधारित है, उसको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा पैदा कर। मीडिया का जो हम कॉरपोरेटीकरण कहते हैं, इसका मतलब क्या है? मीडिया कॉरपोरेट का मतलब ये हुआ कि बड़ी पूंजी का है और वो शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियां हैं। तो जैसे शेयर बाजार में एक सीमेंट कंपनी लिस्टेड है, एक स्टील कंपनी लिस्टेड है, एक ब्लू चिप कंपनी लिस्टेड है, वो जिस तरह का मुनाफा दे रही हैं, उसी तरह का मुनाफा देने की उम्मीद एक मीडिया कंपनी से की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मीडिया कंपनी इतना मुनाफा नहीं पैदा कर सकती, तो फिर वो कैसे मुनाफा पैदा करेगी? तो मुनाफा पैदा करने के लिए जितने भी अनैतिक समझौते करने पड़ सकते हैं, वो मीडिया में हो रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा पैदा किया जाए और अपने निवेशकों को वो मुनाफे का डिविडेंड दे सके। अगर वो मुनाफा नहीं पैदा करेंगे तो निवेशक उनके शेयर बेच देंगे, उनके शेयर की कीमतें गिर जाएंगी और मीडिया कंपनी का जो मार्केट वैल्यूएशन है वो कम हो जाएगा। इस दबाव के कारण मीडिया कंपनियां एक ऐसे जिसको कहिए स्ट्रक्चर में फंस गई हैं, जहां उनके सामने इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं रह गया है कि वो लोकतंत्र के आइडिया के खिलाफ खड़ा हो जाएं और एक तरह से वो बातें करने लगे जो लोकतंत्र के खिलाफ जाती हैं, लोगों के बुनियादी उसूलों के, जो मीडिया का खुद का बुनियादी उसूल है, उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है।
तो ये मैं समझता हूँ कि आज के मीडिया के ढांचे की, उसके बिजनेस मॉडल की समस्या है, जो अब अच्छी बात यह है कि खुद संकट में पड़ गया है, और ये संकट जी दुनिया जी, भर में दिखाई ये पड़ रहा है मीडिया और भारत मॉडल में से ही, जी बिल्कुल मीडिया मॉडल से जुड़ा हुआ संध्या सिन्हा जी का सवाल है कि जब हम सार्थक मीडिया की बात करें या वो करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले मीडिया कर्मियों की रोजी रोटी पर ही मार पड़ती है। मतलब अगर वो सर उठाने की कोशिश करें तो सर कुचला जाता है। तो रोजी रोटी और रोजगार ये एक ऐसी चीज है जिसके परे होकर जीवन को देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कैसे समन्वय बैठे कि आप अच्छी पत्रकारिता भी करें और रोजी रोटी भी चलती रहे? देखिए नेहा जी, मैं इस आलोचना से तो सहमत हूँ कि जो मौजूदा मीडिया ढांचा है, कॉर्पोरेट मीडिया का, बड़े अखबारों का, टेलीविजन चैनलों का, उसमें पूरी सच्चाई बताना तो बहुत मुश्किल है और अपनी जॉब बचा पाना उसमें संभव नहीं। लेकिन मैं ये भी नहीं मानता हूं कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं, ऐसा नहीं है। सच्चाई है कि इस कॉर्पोरेट मीडिया में भी छोटी छोटी सच्चाइयों के लिए भी जगह है। अगर आपके अंदर समझदारी है, आपके अंदर चतुराई है, तो आप सच को बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं। कई बार मैं ये भी मानता हूं, देखिए हम अखबारों की, टेलीविजन चैनलों की बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन कई बार मैं ये मानता हूं कि हमारे जो पत्रकार मित्र हैं, वो आलोचना करके कि ये तो ढांचे की ही समस्या है, इसमें सच नहीं बोला जा सकता, वो अपनी जिम्मेदारी से भी बच निकलते। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक अच्छे पत्रकार में जिस तरह की तैयारी की जरूरत है, होमवर्क की जरूरत है, वहां भी काफी लेजीनेस है, जिसको हम कहते हैं लेजी जर्नलिज्म। आजकल लोग प्रेस रिलीज पर खबरें बनाना, छोटे छोटे समझौते करने लगे हैं, जबकि कई ऐसी बुनियादी खबरें चाहें तो वो कर सकते हैं, उनके पास जगह है। ऐसा नहीं कि हर मामले में उन पर दबाव है। ये बात सही है कि कुछ बड़े मामलों में उन पर दबाव है, वो नहीं कर सकते। वहां सच का एक दायरा है, उस दायरे के अंदर ही रह करके, जिसको नोम चॉम्स्की कहते हैं कि वो जो सहमति का निर्माण करते हैं, उस सहमति के निर्माण के दायरे में सच बोलने की आजादी है। ऐसा नहीं कि वो अखबार में जो कुछ भी छपता है सब झूठी है, उसके अंदर आप सच बोल सकते हैं। पर क्या वो सच भी हम बोल पा रहे हैं? क्या उसके बोलने की भी हम तैयारी कर रहे हैं? क्या स्थानीय खबरें जिनकी हम अभी चर्चा कर रहे थे, वह क्या उसके लिए पत्रकार मेहनत कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि जिस तरह की पढ़ाई बिल्कुल लिखाई की जरूरत है, जिस तरह की जानकारी की जरूरत है, जिस तरह की समझदारी की जरूरत है, हमारे पत्रकार मित्र खुद नहीं पढ़ते हैं, खुद तैयारी नहीं करते हैं। वो एक तरह से जिस तरह की जानकारी का स्तर उनका होना चाहिए, जिस तरह का शोध उनको करना चाहिए, वो नहीं करना चाहते। एक तरह से उनको सब कुछ बना बनाया मिल जाए, प्रेस रिलीज के मिल जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के मिल जाए, जिसको हम कहते हैं स्टेनोग्राफी, वो कर रहे हैं। जो स्टेनोग्राफी है ना, ही सेड सी सेड जर्नलिज्म जिसको हम कहते हैं, कि उन्होंने कहा, उन्होंने बताया। तो ये जो उन्होंने कहा, उन्होंने बताया, उन्होंने सुनाया, ये जो जर्नलिज्म है, इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या ये है कि वो कभी भी मेहनत नहीं करता, और अपने मेहनत न करने की, अपनी काहली की, अपनी नाकामी की, अपनी अक्षमता का सारा ठीकरा मीडिया के ढांचे पर फोड़ देता है। तो मैं ये दोनों बातें कहूंगा कि मीडिया के ढांचे के साथ समस्या है, लेकिन हमारे पत्रकारों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेजी जर्नलिज्म करते हैं, छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं। सच को सामने लाने के लिए जो तैयारी होनी चाहिए, जिस तैयारी की हम बात कर रहे थे, जिस तरह की सोच की जरूरत है, कि ज्ञान की जरूरत है, वो भी नहीं वो करना चाहते। तो जाहिर है कि उनकी पत्रकारिता में वो दिखाई पड़ता है, झलकता है। जी जी, मैं आपकी बात से सर सहमत हूँ। इसलिए सहमत हूँ कि जैसे आजकल हम लोग कह रहे हैं टेलीफोनिक जर्नलिज्म, या अगर आप न्यूज़ सोर्स भी देखें तो इतने बदल गए हैं कि पहले पत्रकार खुद फील्ड में होते थे और चीज़ों की जांच परख करके खबरें लाते थे, और आजकल ट्विटर सोर्स हो गया है, सोशल मीडिया सोर्स बन गया है। तो ये हालात तो हम लोग बिल्कुल देख रहे हैं। और मुझे याद है कि मैं जब दिल्ली में थी और इंडिया टुडे में काम कर रही थी, तो किरण बेदी जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस समय वो तिहाड़ जेल में थी, और मुझे याद है प्रेस क्लब में हम सारे पत्रकार जब बैठे हुए थे तो सवालों का सिलसिला शुरू हुआ, और मेरा ख्याल है कि दूसरे ही सवाल के बाद उन्होंने एक सवाल सारे पत्रकारों से किया था कि आप में से कितने लोगों ने जेल मैनुअल पढ़ी है? जिन्होंने पढ़ी है वही मुझसे सवाल करेंगे।
और उसके बाद पूरे प्रेस क्लब में जो है वो सन्नाटा छा गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पत्रकारों को अपनी भी तैयारी उतनी पुख्ता रखनी है, क्योंकि आप सवाल पूछने जा रहे हैं, तो उतने तथ्य और उतनी जानकारी, उतनी समझ जरूर होनी चाहिए। अंतिम सवाल मैं ले रही हूँ और ये एक पत्रकारिता के स्टूडेंट का ही है। उसका कहना ये है कि मीडिया सरकार के बारे में या पुलिस प्रशासन की आलोचना नहीं बताती है, लेकिन अगर हम फेसबुक में कुछ लिखते हैं इस तरह का और जो हमें लगता है कि सच है, जो हमने देखा है, तो एक हमारे सामने चुनौती आती है कि आप ये सच कैसे लिख सकते हैं, और एक खतरा होता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई हो सकती है। तो इससे बचकर कैसे काम करें? देखिए, मैं इस बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि कई बार हमें जो दिखाई पड़ता है ना, वही सच नहीं होता। कई बार जो फेसबुक पर जो लिखते हैं वो कोई जरूरी नहीं कि उन्होंने उसी तरह की ऑब्जेक्टिविटी के साथ, फैक्ट चेकिंग के साथ लिखा हो। एक पत्रकार के बतौर या सच्चाई को सामने लाना है अगर, तो आपको जिस तरह की मेहनत की जरूरत है, मैं समझता हूँ फेसबुक पर कई बार बहुत जल्दबाजी में टिप्पणियां की जाती है। कुछ दिखाई पड़ा सामने, उस पर तुरंत आके हमने लिख दिया, 2 लोगों से बात की, आकर के लिख दिया। जिस तरह का, जिसको हम कहते हैं कि द एसेंस ऑफ जर्नलिज्म इज द डिसिप्लिन ऑफ वेरिफिकेशन, यानी पत्रकारिता की जो आत्मा है, वह आत्मा एक तरह से जांच पड़ताल, छानबीन की प्रक्रिया में या अनुशासन में। क्या हमारे जो फेसबुक पर लिखने वाले लोग हैं, क्या उन्होंने उसी छानबीन और जांच पड़ताल के अनुशासन के तहत चीजों को हर लहजे से जांचा है, छाना है? इसमें अथॉरिटीज की भी, जो सरकारी पक्ष है, जो दूसरे पक्ष हैं, उन सब की बातों को रखा है, या एक तरफा रिपोर्टिंग की? तो मुझे लगता है कि अगर वो सच्चाई को तथ्यों के सामने लाएं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की कोई गुंजाइश नहीं। कई बार ये बात सही है, देश के बड़े बड़े पत्रकारों को भी जेल जाना पड़ता है, उन पर भी FIR होती हैं, लेकिन उनको, मैं आपसे एक बात कह सकता हूं कि उनके सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। अगर वो सच तथ्यों पर आधारित, वो केवल विचार पर आधारित नहीं होना चाहिए। सत्य अगर तथ्यों पर आधारित है, आपने तथ्यों को जांच पड़ताल करके, छानबीन करके सामने रखा है, एविडेंस के साथ रखा है, यानी एक तरह से साक्ष्यों के साथ रखा है, तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन क्या हमारे जो फेसबुक पर लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोग हैं, क्या उसी स्तर का की मेहनत तथ्यों को जांच पड़ताल करने के लिए करते हैं, या जल्दबाजी करते हैं? जल्दबाजी में की हुई पत्रकारिता हमेशा खतरे को आमंत्रित करती है। जैसे कहते हैं ना, तेज गाड़ी चलाने पर दुर्घटना होना निश्चित है, उसी तरह से कई बार स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स। तो उसी तरह से पत्रकारिता में भी कई बार स्पीड एक तरह से हमें गलत नतीजों पर ले जाती है, गलत खबरों तक ले जाती है, गलत जानकारियों तक ले जाती है। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही। और मेरा ख्याल है अब समय आ गया है कि हम लोग इस बहुत ही रोचक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़े। और जहाँ तक विद्यार्थियों की बात रही, तो ये बात तो सही है कि सरकार और पत्रकारिता ये कभी भी एक कटघरे में नहीं रहे, और जब भी एक तरफ हुए हैं तब तक शिकायतें रही हैं, और इनकी रस्साकशी हमेशा से चलती रही है। चाहे वो जेम्स टॉरस से रहा हो, जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिख रहा था और ईस्ट इंडिया का बाहर भेज दिया था खाने पे मजबूर। तो ये सिलसिला लगातार में सच को रास्ता निकालना है, हमें सकारात्मक रहना है, ऐसा मैं समझती हूँ। और आनंद प्रधान जी सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे कॉलेज का ये आमंत्रण स्वीकार किया और आप जुड़े, और आपने इतनी व्यापक जानकारी समाचार से जुड़ी हुई। और अब मैं वापस संध्या जी को ये दायित्व सौंपती हूँ कि वो कार्यक्रम की अंतिम कार्यवाही करें। बहुत आभार नेहा मैम, बहुत ही सूक्ष्मता से और बड़े पैनेपन से आपने सर से सारी बातें निकलवा ली, जो हमारे बच्चों और शोधार्थियों और मेरी भी जिज्ञासा थी बहुत सारी ऐसी। तो आपने सर से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की। कुल मिलाकर सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही और मीडिया की जिम्मेवारी को उन्होंने रेखांकित किया। जल्दीबाजी की मीडिया बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सार्थक मीडिया में शोध, अध्ययन, चतुराई, पैनापन, अनुशासन, छानबीन, समर्पण
और तथ्यपूर्ण प्रामाणिकता होना बहुत आवश्यक है। सर ने ये बात, बहुत ही खास बात बताई। अपने समय के सच को उजागर करने के लिए मीडिया कर्मी को अपना अस्थि दान करने की जरूरत पड़ती है और उतना जोखिम उठाने की जरूरत है। ये खास बातें आपने कही और इन्हीं बातों के साथ मैं आपको बहुत आभार देती हूँ। पर इतनी सी आभार याचना से आपको शुक्रिया कहना नामुमकिन है। मैं औपचारिक रूप से शुक्रिया आपका धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, आपको शुक्रिया कहने के लिए अपने विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सफीउल्लाह अंसारी सर को विनम्रता पूर्वक मानना चाहती हूँ। सर, आज के हमारे मुख्य वक्ता का आप आभार ज्ञापन कर दें और उनका धन्यवाद ज्ञापन कर दें और उन्हें पारंपरिक रूप से आप शुक्रिया अदा कर दें। सर धन्यवाद संध्या मैम और नेहा मैम, आपका भी। आज की संगोष्ठी से जुड़े प्राध्यापक बंधु, शिक्षकों, शोधार्थियों और पत्रकार साथियों तथा प्रिय छात्र छात्राओं को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। हिंदी विभाग करीम सिटी कॉलेज की ओर से, अपनी संस्था और प्रबंधन की ओर से, विशेष रूप से आज के प्रमुख वक्ता, मीडिया के एक बड़े विशेषज्ञ और हमारे छोटे भाई प्रोफेसर आनंद प्रधान जी का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब का भी शुक्रिया, जिनके प्रोत्साहन और मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। अंग्रेजी विभाग के साकेत कुमार का और नेहा तिवारी जी का और कॉलेज के सभी साथियों का हृदय से आभार प्रकट करते हुए पुनः एक बार सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का, आप लोगों ने इतना समय दिया। बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का इस बातचीत में, इस चर्चा में। सर, हम लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। बहुत सर, एकदम इतनी जानकारी सर पहली बार। नहीं, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। मैं तो बिल्कुल एक सिरे से सुनती जा रही थी। बस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बहुत ही जिसको आप कहें महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों ने उठाए। कई सवालों के जवाब आप कह सकते हैं कि किसी के पास नहीं होते, लेकिन मैंने अपनी सामर्थ्य के मुताबिक, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब वक्त ही देता है, क्योंकि हम सब लोगों के पास उसके जवाब नहीं होते हैं। लेकिन मुझे आप सब लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं एक बार फिर से करीम सिटी कॉलेज के प्राचार्य महोदय को, सुभाष चंद्र जी को, सैफुल्लाह अंसारी साहब को और डॉक्टर नेहा तिवारी, संध्या सिन्हा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने ये मौका मुझे दिया। बहुत धन्यवाद। साकेत साइन ऑफ करें सर हम लोग। ठीक है मैम। हाँ सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम। ठीक है सैफुल्लाह जी। हाँ, अरे एकदम बहुत धारा परवान। नेहा जी बोलिए, कितना मैंने पूरा एकदम बड़ा सारगर्मी तो बड़ा प्रणाम सर। प्रणाम। चलिए ठीक, फिर मिलते हैं हम लोग करके। ओके, प्रणाम। प्रणाम। ठीक है, चलिए। आपको सफीउल्लाह भाई मुबारक हो आपको। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। नहीं, अबरू भाई आए तभी तो कार्यक्रम हुआ है भाई। हाँ। सभी साथी लोग आए तभी तो सार्थक हुआ सब। अरे बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। क्या साकेत बताओ आज का प्रोग्राम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। हम कल भी थे, अब बहुत अच्छा रहा। साकेत बिल्कुल रिकॉर्डिंग नहीं होती है? हो रही है सर, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, रिकॉर्डिंग पूरी हो रही है। अच्छा।